थकान क्यों लग रही है? हाँ, आज के बारे में बताओ क्या करना है? प्राइमरी सेल बैटरी पढ़ानी है क्या? अच्छा अच्छा, क्यों एनसीईआरटी में नहीं है? नहीं, एनसीईआरटी में हटा दिए क्या? क्वेश्चन क्लास के बाद पूछ लेना, बता देंगे। यार उसको फोन कर देना जरा, पानी के लिए, पानी की बोतल नहीं है। कौन आता है यहाँ? किसी को बोलना पानी की बोतल के लिए, जो बंदा हो ना यहाँ देखता हो वेदांतों का, उसको बोलो जरा यार। किसमें? ऑनलाइन में लगते हैं 6, 5, 4:30 या 5 में हो जाएगा। जैसे ऑनलाइन में 5 से 6 लगते हैं, कभी 5 में हो जाता है, कभी 6 में हो जाता है। तो आपके यहाँ या तो 5 लगेंगे या 4:30 लगेंगे। 1-2 चैप्टर का डिफरेंस रहता है, 1-2 क्लास का। जैसे इसमें ये कौन सा लेक्चर चलेगा आज? तो उसमें लगते हैं 8 या 9। हाँ, क्योंकि जितने ज्यादा होंगे उतना ज्यादा डिफरेंस आएगा। 7 हुआ है तो यहाँ 5 में आराम से हो जाएगा। यहाँ 2 घंटे का भी है, ऊपर से यहाँ स्पीड ज्यादा रहती, मतलब धीरे ही पढ़ाता हूँ मगर फिर भी ज्यादा खत्म होता है। ये नहीं, एनसीईआरटी में नहीं है। अच्छा, फ्यूल सेल, फ्यूल सेल है, ठीक है। चलो भाई, आज का प्रोग्राम चालू करते हैं। सेवन नंबर है ना? डिलीट करते करते थक जाता हूँ। हेडिंग बताना जरा। फराडे फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट हुआ है, सेकंड के बारे में कुछ नहीं बताया। अच्छा, पीडीएफ? किस चीज का पीडीएफ? ये कहाँ नहीं, आपके पास नहीं आता है? क्यों, क्या हो गया?
हाँ भाई बच्चों, सही पानी है, मस्त है ना, अच्छा पानी है ना। हाँ भाई बच्चों, आप बताइए भाई, प्रोग्राम चालू करेंगे, ठीक है ना। देखिए, आपको 11th का क्यूएसडी प्राइम आज आप लोगों को मिल जाएगा, प्रिंट होके आ गया है, ठीक है। इसमें 311 क्वेश्चन के आसपास है, कंप्लीट 11th में। इसका पीडीएफ हर चैनल पे, जिस बैच में भी हो गया आप उस बैच के चैनल पे मिल जाएगा, मेन यूट्यूब चैनल पे भी मिल जाएगा। आपका काम वही है जो हमेशा करते आए हो, इसको जेरोक्स कराना है, फिर रख लेना है। क्वेश्चन तो हम लोग अगली साल करेंगे 2026, 27, 28 में, है ना। तो इसी साल कर भी लेना आप लोग। हाँ, नहीं नहीं, एक ही है बस, नहीं कोई भरोसा थोड़ी ना है ना। देखिए, तो आप लोगों को क्या करना है बता देता हूँ। आपको 2 ही 3 काम करने, 12th का दे चुका हूँ, 11th का ये है। 12th का क्यूएसडी प्राइम का सलूशन नहीं है, आंसर की है। इसका भी सलूशन नहीं है, आंसर की। सलूशन क्यूएसडी प्राइम का आज दूंगा। आज हम लोगों ने कल जो सेशन लिया था उसमें टेस्ट, वो 12th क्लास वो कौन सी सीट थी, रिवीजन सीट, रिवीजन सीट कराई थी लिक्विड सॉल्यूशन की और केमिकल काइनेटिक्स। आज लिक्विड सॉल्यूशन और केमिकल काइनेटिक्स के सारे क्वेश्चन कराऊंगा। कौन से क्वेश्चन होंगे, क्यूएसडी प्राइम वाले, क्योंकि क्यूएसडी प्राइम के आपके पास सॉल्यूशन नहीं है, आंसर की है, सॉल्यूशन नहीं है। तो उसके आज सॉल्यूशन रात में बनेंगे, मतलब आज जो 6 बजे वाईटी पे क्लास है उसमें क्यूएसडी प्राइम ही कराऊंगा पूरा। तो उससे क्या होगा, हाँ, जो क्यूएसडी प्राइम है 12th का, तो लिक्विड सॉल्यूशन और केमिकल काइनेटिक्स, तो आप क्वेश्चन चाहें तो क्वेश्चन भी साथ में कर सकते हैं। उसकी जो पीडीएफ होगी वो मैं शेयर कर दूंगा, तो वो सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो आप उसको भी कहीं कोने में स्टोर कर लेना, कि मान लो जो क्वेश्चन आपने किया आपको नहीं आया, सॉल्यूशन देखना है तो उस पीडीएफ से जाके देख लिया, या फिर वाईटी पे जाके वीडियो सॉल्यूशन से देख लिया। मान लो पीडीएफ से नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो सॉल्यूशन से देख लोगे जाके, ठीक है। वैसे पीडीएफ से समझ ही लोगे, ऐसा क्या है क्वेश्चनों में। किसमें, किस चीज की, अच्छा क्यूएसडी प्राइम वाली, ठीक है बोल दूंगा उसको, ठीक है। तो आप लोग उससे सोल्यूशन कर लोगे। और यदि आपको लगता है कि नहीं यार आज के आज ही काम निपटा देना चाहिए, तो 6 बजे बैठ जाना, 6 से लेके केमिकल काइनेटिक्स लिक्विड सोल्यूशन के 2 चैप्टर के क्वेश्चन करेंगे आज, ठीक है, जब तक खत्म नहीं होंगे। अब वो 2 घंटे भी हो सकते हैं, 3 घंटे, वैसे 3 घंटे से कम में तो होंगे नहीं, क्योंकि मुझे ध्यान है वो 100 क्वेश्चन के आसपास है टोटल, 100 से 125 क्वेश्चन, ठीक है। तो 100 क्वेश्चन को करने में कम से कम 3 घंटे 4 घंटे तो लगेंगे ही लगेंगे। तो 3-4 घंटे आपको भी लगेंगे, 3-4 घंटे हमें भी लगेंगे। तो आप आराम से क्वेश्चन करिए, जो ना कर पाए कोई बात नहीं है, वो अपना पीडीएफ से सोल्यूशन देख लेगा। मगर हाँ, किसी काम को पेंडिंग में मत छोड़ो। अब इतना टाइम नहीं है कि हम छोड़ते चले जाएं, या चीजों को छोड़ते चले जाओगे तो बटोरोगे कब। अब वो टाइम आ गया है कि हाँ हमारा जो कुछ छूटे नहीं, जल्दी से किया, निपटाया, खत्म किया, मतलब A to Z खत्म करो चीजों को, कुछ छोड़ो नहीं। देखिए आपको मैं, क्योंकि आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो फिर सेकंड मतलब लास्ट चैप्टर पड़े बचेगा, ठीक है। हाँ, तो मैं आपको पूरी कहानी बता देता हूँ। एटॉमिक स्ट्रक्चर चालू हो जाएगा अभी कल, आज नहीं, आज नहीं चालू करूंगा, कल चालू करूंगा एटॉमिक स्ट्रक्चर। आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री खत्म करेंगे हम लोग, ठीक है, सिर्फ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री खत्म कर देंगे, कल से एटॉमिक स्ट्रक्चर उठाएंगे। आपको किस ऑर्डर में पढ़ना है वो बता देता हूँ। लेक्चर आपने सारे कर ही लिए भाई, खत्म ही हो जाएगा तो लेक्चर हो ही गए। लेक्चर के बाद आपके पास एक नोटबुक तो ये है जो अभी बनवाई है, किसी बच्चे ने पूरी लिखी हो तो जरा दिखाना मेरे को। ये तुम्हारी, तुमने पूरी लिखी थी ना, ये किसी बच्चे ने पूरी लिखी है, दे दो, हाँ वो दो, शुरू से लिखा है। अरे भाई ये सब इसी में है, अरे भाई देखो, तो हम लोगों ने 2 महीने में इतने, एक बार यार मोटी है यहाँ रख रहा हूँ, भारी बहुत है। 2 महीने में पेज नंबर क्या है यार,
अच्छा, नंबर नहीं लिखे हैं। हाँ हाँ, तो क्वेश्चन तो होने चाहिए। हाँ, तो देखो 2 महीने में हमने इतनी मोटी नोटबुक भर दी है। अब आप समझो, अब इतनी मोटी नोटबुक को रिवाइज करना थोड़ा टफ रहेगा। ठीक है, तो आप लोगों को उसका प्रिंट आउट मेरे पास नहीं है। आप लोगों को मैंने एक सीएसडी वाली सीट भी दी थी जिसमें हैंड रिटन है, वो सीट ही हैंड रिटन है, बाकी सब सीट तो मैंने टाइप करा दी है, मगर वो अभी भी हैंड रिटन है। आप रिवाइज उससे किया करो। इसको एक बार पढ़ लिया है, ठीक है, आप रिवाइज उससे करो। जो सब टॉपिक तुम्हें नहीं आता है, जैसे हम पढ़ते हैं तो बहुत सारे सब टॉपिक हमें नहीं आते, जो सब टॉपिक नहीं आता है उसको आप इससे देखो और वीडियो से देखो, लेक्चर से। नहीं तो सिर्फ रिवाइज करना है तो आप उससे रिवाइज करो, सीएसडी नोट से। उसमें सारे कॉन्सेप्ट, सारे फार्मूले, सारे मेन पॉइंट लिखे हैं। ऐसा होता ही नहीं है कि मैं एक जगह पे सारी बातें ना लिखूं, क्योंकि मुझे पता है ना कि लेक्चर लेने के बाद बच्चा कौन सी प्रॉब्लम फेस करेगा। तो लेक्चर लेने के बाद यही प्रॉब्लम फेस होती है कि यार इतनी बड़ी नोटबुक कैसे रिवाइज करें। तो ये होता है कि सारी मेन पॉइंट एक जगह पे हो, तो जैसे बच्चे को रिवाइज करने में टेंशन ना हो, आप उससे रिवाइज करो। फिर थ्योरी की प्रैक्टिस थ्योरी सीट से करो। भाई रिवाइज किया, अब कितना याद है, याद भी तो रखना है, तो उसको याद रखने के लिए वो वाली सीट करो, थ्योरी प्रैक्टिस सीट। उसको लिखते समय मैंने ये बात ध्यान रखी कि हर पॉइंट कम से कम 3 बार क्वेश्चन में आ जाए। कभी ट्रू फॉल्स के फॉर्म में आ जाए, कभी फार्मूले के फॉर्म में आ जाए, कभी मैचिंग के फॉर्म में आ जाए, कभी ऑप्शन के फॉर्म में आ जाए। जैसे बच्चे को वो मेन पॉइंट सारे दिमाग में रुक जाए, जब वो उसको करे तो उसके पास वो पॉइंट दिमाग में रुके। तो कभी एक बार आपने पढ़ लिया, फिर एक बार आपने उसके क्वेश्चन कर लिए, उसके बाद आप क्यूएसडी प्राइम करो, उसके बाद आप क्यूएसडी प्राइम करो। अब ये सर्किल आपको घुमाते रहना है। आपको ये सारा काम पेपर से पहले कम से कम 2 बार या 3 बार जरूर करना है, क्योंकि आप चीजें भूलते हो। तो आप 2-3 बार इसको जरूर करो। वैसे मैं भी कराऊंगा, मगर आप भी करें इसको, और यही करना है। और बाकी टाइम आप मॉक टेस्ट पेपर लगाइए, टेस्ट सीरीज के पेपर लगाइए, कुछ भी करिए, मतलब प्रैक्टिस तो करते ही रहना है। तो आप किसी भी तरह की मॉक टेस्ट पेपर लगा लो, किसी भी तरह के क्वेश्चन कर लो। अब जब भी इसके बाद कुछ करो तो करना क्या है, गौर समझो। क्यूएसडी प्राइम लगाओ, तो जो क्वेश्चन तुम्हें नहीं आते हैं, जो क्वेश्चन तुम्हें नहीं आते हैं उनको एक सर्किल मार्क करते चले जाओ, मतलब एक अपने हिसाब से कोई भी शॉर्ट। जब दोबारा रिवीजन करने जाना तो सिर्फ वो सर्किल वाले करो। उसी तरह जो टेस्ट दे रहे हो उसमें भी जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हो उनको एक जगह स्टोर करते रहो। स्टोर करने के तरीके अपने अपने हैं। कोई लिख के स्टोर कर सकता है, कोई कट पेस्ट करके स्टोर कर सकता है, कोई भाई ठीक है उसके पास डेस्कटॉप है तो उसने कट पेस्ट करके एक जगह पे लगा दिए, ठीक है। किसी ने कहा नहीं मैंने लिख के कर लिए, किसी ने कहा नहीं हम तो मक्कार हैं, सर्किल करके यहाँ रखे हुए हैं, अब जब होगा तो एक एक पेपर उठाते जाएंगे और सर्किल वाले क्वेश्चन करते जाएंगे। उनको आप ज्यादा बार रिवाइज करो, इस सर्किल को घुमाते रहो और फिर उस सर्किल को घुमाते रहो। क्योंकि जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहे हैं इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो कमी हमने छोड़ी है, तभी तो नहीं हुआ। या तो उसका कॉन्सेप्ट मेरे से गलत हो गया, या उसकी कैलकुलेशन मेरे से गलत हो गई, या फार्मूला गलत लगा दिया, ठीक है, कुछ ना कुछ तो था ही उसमें। इनको बार बार आपको करते चले जाना है। अब ये सारे काम केमिस्ट्री में भी करोगे, फिजिक्स में भी करोगे। बायो में चाहे तो कम कर सकते हो, बायो वाले बता देंगे, क्योंकि बायो में इस तरह की चीजें शायद कम आती होंगी, ठीक है। मगर केमिस्ट्री और फिजिक्स में इंप्रूव करने के लिए यही रास्ते हैं, और इंप्रूव जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग अभी जैसे जैसे पढ़ते जाओगे ना तो तुम अपने एक सैचुरेशन लेवल पे पहुंचोगे कि यार हमारे 400 से ऊपर भाग ही नहीं रहे, हमारे 500 से ऊपर भाग ही नहीं रहे, या हमारे 650 से ऊपर भाग ही नहीं रहे। आप मेहनत करोगे, डेली पढ़ोगे, मगर नंबर नहीं भग रहे होंगे। प्रॉब्लम यहां फंस रही होगी, और वो प्रॉब्लम कैसी होगी बताता हूं। जैसे सपोज करो पूरी केमिस्ट्री में आपके 100 सब टॉपिक या 50 सब टॉपिक ऐसे हैं जिनके क्वेश्चन तुम्हें फंसते हैं। उसी तरह पूरी फिजिक्स में भी 50 है, ठीक है। उसी तरह पूरी बायोलॉजी में 30 है, मान लेते हैं। तो टोटल होगा 130 सब टॉपिक जो हमें फंसते हैं पूरे पेपर में। अब तुमने क्या किया, इस बार तुमने पेपर दिया तो यार केमिस्ट्री के उस सब टॉपिक से क्वेश्चन 5 आए। अगली बार पेपर दिया तो केमिस्ट्री से 2 आए, मगर फिजिक्स से 5 आ गए। तो तुम इधर नंबर बढ़ाते हो कि तुमको फील होता है कि नहीं यार इस बार केमिस्ट्री में 100 से देखो 110 आए, कुछ गेन हुआ है। इधर क्या हुआ, नीचे आ गए कि यार ये 100 आ रहे थे अब 80 आ रहे हैं। तो तुम्हें लग रहा है कि नहीं इधर मेरे नंबर बढ़ गए, नंबर कुछ नहीं बढ़े।
वो जो सब टॉपिक तुम्हें नहीं आते हैं, कभी उस सब टॉपिक से पेपर में 5 क्वेश्चन गिर गए, कभी 3 गिर गए, कभी 8 गिर गए। अब वो है तो हर एक में, तो कभी किसी से ज्यादा कभी किसी से कम, तो वो आपस में फ्लक्चुएट करते रहते हैं नंबर, मगर ओवरऑल नहीं बढ़ रहे हैं, क्योंकि ओवरऑल सब टॉपिक जो तुम्हें नहीं आते वो अभी भी उतने ही है, उनमें कमी नहीं आ रही है। तो उनमें कमी कैसे आए? क्योंकि वो छोटे छोटे सब टॉपिक पहचानना भी बहुत टफ होता है कि यार इस जगह मैं वीक हूं, इस जगह मैं वीक हूं, ये पहचानना भी बहुत टफ होता है। तो वो जो सर्किल वाले क्वेश्चन है ना, वो उन सब टॉपिक को ऑटोमेटिक पहचानना होते हैं। जब तुम उनको रिवाइज करोगे तो ये सब टॉपिक जो है ये अपने आप धीरे धीरे कम होते जाएंगे, केमिस्ट्री के भी, फिजिक्स के भी, जियोलॉजी के भी, बॉटनी के भी, फिर वो नंबर धीरे धीरे सूट करते जाएंगे। ये प्रोसेस ऐसा नहीं है कि आज किया कल रिजल्ट आएगा, ये प्रोसेस दिखेगा 15-20 दिन 25 दिन बाद, क्योंकि 15-20 दिन 25 दिन में यदि तुमने 10-15 जगह पे पेपर लगाए, फिर उनको सर्किल करोगे, फिर उनको करोगे, तो ये थोड़ा देर से दिखता है। ऐसा ना हो कि हम सबसे लास्ट में स्टार्ट कर रहे हो तो दिखने से पहले ही पेपर आ जाए हमारा, तो वो अब आपको स्टार्ट कर देना चाहिए। आप जब भी किसी तरह के क्वेश्चन लगाइए उनमें एक सर्किल मारते जाइए, और मटेरियल हमेशा 1-2 सेलेक्ट करके उसी को बार बार लगाओ। 80%, 90%, 60% मटेरियल में क्वेश्चन सेम ही पड़े हैं, जो कट पेस्ट वाले हैं उनमें सेम ही पड़े हैं। जो एकदम नई चीज बनी बात अलग है, नहीं तो कट पेस्ट वाले लगभग सेम ही पड़े रहते हैं। तो आप एक ही को सर्किल करोगे तो आपको पता रहेगा कि हाँ इसमें मुझे ये चीज नहीं आती है। जब वो पूरी तरह से हो जाए तब दूसरे पे टूटो, ऐसा नहीं कि दूसरा करना नहीं है, उस पर भी टूटना है, उसको भी करना है, मगर इसको तो कम से कम 90% इफिशियंसी पे ले जाए। हर चीज 10% इफिशियंसी पे है, हर चीज 50% इफिशियंसी पे है, तो फिर मजा कैसे आएगी? 50% इफिशियंसी पे, 70% इफिशियंसी पे तो सब लोग बैठे ही हो। 720 में से 300 से लेके 500 तक सारी जनता बैठी है। रेयर कोई होगा जो 300 से नीचे होगा, ठीक है, और बहुत कम नंबर में बच्चे 500 से ऊपर होंगे। 300 से लेके 500 के बीच में सब बैठे हैं। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो मेहनत नहीं कर रहे हैं, प्रॉब्लम ये है कि वो पढ़ रहे हैं, इफिशियंट पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। वो इस बात पे फोकस नहीं कर रहे हैं कि हमें 720 में से 650 नंबर लाना है, वो सिर्फ पढ़ रहे हैं कि ठीक है हम पढ़ाई कर रहे हैं। तो अब उसको ना इफिशियंसी की ओर कन्वर्ट करो कि यार इफिशियंट भी बनना है। इफिशियंट बनने का मतलब नंबर भी बढ़ाने हैं, वो 650 तक लाने हैं, और टाइम खूब है, टाइम में कमी कोई नहीं है। यदि कोई कहता है टाइम कम है तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी 15 दिन बाद आपको 24 से 24 घंटे मिलने लगेंगे, ठीक है। जियोलॉजी का जहां तक मेरी बात होती है 2-3 क्लास बची होंगी, मेरा कल से लास्ट चैप्टर चलेगा, ठीक है। इनऑर्गेनिक में 18 बच्चे तो वो कराएंगे जो भी उनका टॉपिक होगा, ठीक है, जो भी बच्चा होगा वो सब कराएंगे भाई, टीचर कराएंगे ही कराएंगे। हाँ आपको देखो मैं पढ़ा पूरा दे रहा हूँ, थ्योरी का रिवीजन सीट भी दे दी है, क्वेश्चन रिवीजन सीट भी दे दी है, ठीक है, शॉर्ट नोट्स भी दे दिए। तो मैंने अपना सर्किल कंप्लीट कर दिया है कि भाई सर्किल कंप्लीट करने का मतलब है बच्चे को प्रिपरेशन करके नंबर कैसे बनाए। लेक्चर ले लिए, हमें एक नॉलेज गेन हो गया, अब बार बार उसको रिवाइज करना है, शॉर्ट नोट्स दे दिए। अब वो थ्योरी जो है हमारे दिमाग में स्टोर हो जाए, तो मैंने एक नई तरह की सीट आपको बना के दी, 11 की नहीं दी, अभी दे दूंगा, काम चल रहा है। फिर और क्वेश्चन कहां से मिले जो ऐसे हो जिनसे मेरी और इफिशियंसी बढ़े, तो क्यूएसडी प्राइम 12th का भी दे दिया, 11th का भी आज आपको मिल जाएगा। तो वो एक सर्किल कंप्लीट हो गया। अब इस सर्किल के बाहर की चीज बचती है सिर्फ टेस्ट, तो वो आप चाहे जहां से दो, यहां पर भी होंगे और भी आपको मिल जाएंगे इतने सारे टेस्ट। अब उस सर्किल के बाहर टेस्ट देते जाओ, क्वेश्चन सर्किल करते जाओ, उनको करते चले जाओ, उनको ज्यादा रिवाइज करो, हफ्ते में 3 बार रिवाइज करो, इसको हफ्ते में 2 बार रिवाइज करो, और इसी सर्किल को घुमाते घुमाते उस दिन तक जाना है, और पूरे में पूरे नंबर अपने आएंगे। जो सब टॉपिक आपको लगे कि नहीं यार ये बिल्कुल नहीं आता है, उसको आप खोल के बड़ी वाली नोटबुक से पढ़ो और लेक्चर भी देख लो, 1.5 1.25 पे लेक्चर भी देख लो उस सब टॉपिक का कि हाँ यार इस सब टॉपिक में सर ने क्या क्या बताया, और उस सब टॉपिक के कहीं से ढूंढ ढांड के 30-35 क्वेश्चन भी कर लो, जैसे उस वो सब टॉपिक हमारा स्ट्रांग हो जाए। इस तरह से बस प्लानिंग में आप घूमते चले जाओ। तो मैंने अपना सर्किल उठा के कंप्लीट कर दिया है, मगर फिर भी कुछ ना कुछ आपको देता रहूंगा, समझाता रहूंगा, करता रहूंगा, ठीक है। मगर एक पढ़ाई का जो सर्किल होता है वो खत्म कर दिया, लेक्चर हो गए, शॉर्ट नोट्स भी आपको दे दिए, ठीक है, उसके बाद थ्योरी की प्रैक्टिस सीट भी दे दी, जैसे थ्योरी तुम्हारे दिमाग में बस जाए, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट बस जाए, तुम में हमें यही डिफरेंस होता है और कुछ नहीं होता है। फिर क्वेश्चन आपने हमारे साथ भी क्वेश्चन किए, हर चैप्टर में ऑन इन एवरेज 50 क्वेश्चन तो मिनिमम कराए होंगे। जैसे आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री देखो अब तक 70-80 क्वेश्चन हो चुके होंगे,
तो किसी में 70-80 कराए होंगे, किसी में 45 कराए होंगे, किसी में 50 कराए होंगे, किसी में 60 कराए होंगे। इसका मतलब 400-500 क्वेश्चन नोटबुक में है, नोटबुक में करा दिए, 500 क्वेश्चन ये दे दिए, 1000 क्वेश्चन हम लोगों ने लगभग कर लिए। तो इसके अलावा भी हम लोग क्वेश्चन करते रहेंगे। तो आप इन सर्किल को घुमाते रहिए, इसी तरह ऑर्गेनिक का बनाइए, इसी तरह इनऑर्गेनिक का बनाइए, इसी तरह फिजिक्स का बनाइए कि हाँ हम चीजों को करें कैसे। जैसे थ्योरी इनऑर्गेनिक में आपने नोटिस नोटबुक तो बना ही लिए, मगर अब उसके शॉर्ट नोट्स भी होने चाहिए कि हम जिसको जल्दी जल्दी रिवाइज करें। फिर हमें क्वेश्चन करने, अब यदि थ्योरी की हम उसको इस तरह की सीट में कन्वर्ट कर दें तो क्वेश्चन और थ्योरी याद करने की प्रैक्टिस हमारी अच्छी हो जाएगी। जैसे मैंने अभी 2 दिए जिसको कल मैं करा भी रहा था, तो जब मैं करा रहा था तो मैंने जब लिखा था ना तो मुझे लग रहा था 15-20 मिनट में तो बच्चा कर लेगा। जब मैं कराने गया तो मुझे यार 2 घंटे 3 घंटे लग गए कल, तो मैं तो थक गया 3 घंटे बाद, एनर्जी पता नहीं मेरी बहुत ड्रेन हो रही थी। मैंने कहा बच्चों की भी, मैंने बच्चों से पूछा, बच्चे तो मतलब काफी थे कि नहीं सर करा भी दो, मगर मैं ही मैदान छोड़ रहा था, मेरी एनर्जी खराब हो गई थी और 3 घंटे भी हो गए थे। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, अब इसको अगले सेशन में करेंगे। तो इसका क्योंकि मैं वहां समझा समझा के करा रहा था, टिक करने में तो वो 10-15 मिनट में हो जाती है, क्योंकि उसकी आंसर की तो मुझे बनानी पड़ी, 3-4 मिनट में बन गई। मगर वहां पे बोर्ड में कराने में टाइम लगता है, क्योंकि कराने में समझाना पड़ता है कि हाँ ये चीज क्या क्या है। आपको करने में टाइम नहीं लगेगा इतना, क्योंकि आपको बहुत चीजें आती होंगी, जो नहीं आती होंगी वो समझ ही लोगे आप कि हाँ ये कैसे काम करता है। तो मैं तो एक तो रिवाइज भी करा रहा था। तो इन चीजों को आप सर्किल के फॉर्म में घुमाते रहे, जो चीजों की जरूरत पड़ेगी मैं प्रोवाइड कराता रहूंगा, क्योंकि अब मैं आप लोगों के ग्रुप में हूं, मैं सामने नहीं भी रहूंगा। मान लो भाई अभी सिलेबस खत्म हो गया तो चला गया, फिर वापस आऊंगा, चला गया फिर वापस आऊंगा, मगर टेलीग्राम से मैं कनेक्ट हूं तो मैं बनाता रहूंगा, चीजें देता रहूंगा, मैसेज करता रहूंगा, सब करता रहूंगा। ठीक है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। आपको कोई कुछ बात है पूछना है तो आप मैसेज कर दो टेलीग्राम पे, मैं ढूंढ ही लूंगा। मतलब एक आध बार तो मैं देख ही लेता हूँ पूरे दिन में, रात में, क्या हाँ भाई कौन कौन से चैनल मैसेज आए, उस पे करो। तो एक आता है, नाम ही भूल जाता हूँ, एक है, आप एक उसमें डालिएगा सर्वेश दीक्षित ऑफिशियल चैट करके, एक बच्चे ने बनाया था। उसमें क्या चैट होती दोनों तरफ से, बच्चा भी बोलता है, मैं भी बोल सकता हूँ, इसमें भी हो जाता है। तो मैं करूंगा तो आप थोड़ी कर सकते होगे। नहीं, वो चैनल भी खराब हो तो उनके पास एक्सेस है ना, वो चैनल खराब हो जाएगा फिर, वो उनके पास है, वो इन्फॉर्मेशन वाला है ना। तो इसमें हमारे पास ये है कि मैं कर सकता हूँ, आप नहीं कर सकते हो। उसमें क्या है, मतलब दोनों तरफ से ऑन करके मैंने कहा यार बच्चे कुछ बोलते हैं तो समझ ही नहीं आएगा। तो उस बच्चे ने क्या किया है कि उसने, अब जो भी बनाते हो बच्चे, उसने बनाया है कि मतलब बच्चे भी उसमें कमेंट करते हैं, मैं भी उसमें कमेंट करता हूँ, तो मैं उसको जरूर देख लेता हूँ उसमें। हाँ, उसी में कोई चैट बॉक्स भी कुछ करके बनाया है किसी ने। अच्छा है, हाँ। तो उसमें क्या है कि बच्चे कर देते हैं तो मुझे पता चल जाता है। जैसे मुझे कल उसी से पता चला कि सर जो आपने कल पढ़ाया है ना, उसकी एक खाली वाली पीपीटी भी दे दो, जैसे हम अपना स्टोर कर लें, जब भी हमें प्रैक्टिस करने का मन हो थ्योरी का, तो हम उसको अपना खोले, खटखट 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 आंसर टिक करते चले जाए। तो फिर मैंने आज सुबह सुबह डाली आपके भी, फिर मैंने कहा यदि इस बच्चे की जरूरत है तो बाकी बच्चों को भी ऐसा लग रहा होगा, तो फिर मैंने आप वाले चैनल पे भी डाल दिए, सारे चैनल पे डाल दिए कि खाली वाली भी स्टोर कर लो एक जगह पे। अब उसमें फोल्डर बनता है कि नहीं मुझे नहीं पता, नहीं तो मैं बोल के किसी से फोल्डर भी बनवा दूं। टेलीग्राम पे कोई फोल्डर टाइप का बनता है क्या, बनता है? तो हाँ, तो किसी से बोल देता हूं, तो फोल्डर बना देगा, तो उसमें सारा, आप जब भी उस फोल्डर के अंदर गए तो केमिस्ट्री का सारा उस फोल्डर के अंदर मिल गया। ठीक है, मैं बोल दूंगा। तो ये आपको मिल जाएगी, शाम तक मैं कर दूंगा टेलीग्राम पे। ठीक है, आप उसको करिएगा। अब चलो पढ़ाई कर लेते, और जो बचा हुआ सिलेबस है, मतलब जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है उसको खत्म करते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर कल चालू कर देंगे। ठीक है, तो देखो आप लोगों को फर्स्ट लॉ बता दिया था, अब सेकंड लॉ की शुरुआत करते हैं कि सेकंड लॉ में क्या करना है। सेकंड लॉ के बारे में बिल्कुल नहीं बताया कुछ, अच्छा भूल गया हूंगा है ना। अच्छा टाइम हो गया था। देखो मैंने क्या किया, दो हाफ सेल को सीरीज में जोड़ दिया, ये देखिए एक हाफ सेल ये है, और वैसे सेकंड लॉ के बारे में आप सब जानते हो, बस मुझे थोड़ा सा बताना होगा, आपको जगाना होगा बस, और कुछ नहीं। बाकी तो आप लोग टैलेंटेड हो, सब जानते हो।
लोग कह रहे थे यार तुम 2 महीने आए और तुमने अपना सब निपटा लिया। तो मैंने कहा भाई प्लान करके रहो, अब सिर्फ पढ़ाना थोड़ी होता है, आपका प्लान भी स्ट्रांग होना चाहिए। नहीं नहीं, तरुण सर तो बेचारे सुबह शाम तक मेहनत करते हैं, उनके चैप्टर ज्यादा है, शायद बॉटनी में चैप्टर 16 से लेके 18 के बीच में। हाँ हाँ, तो उनके चैप्टर ज्यादा, अब मेरे 9 है, वो 18 है, जस्ट डबल। अच्छा बायो में लिखना पड़ता है, अब केमिस्ट्री में क्या है, फिजिकल केमिस्ट्री में कम लिखना पड़ता है फिजिक्स की तरह। भाई थ्योरी जो होती है वो लॉजिकल होती है, कम लिखना पड़ता है उसमें। यदि उन्होंने कोई भी लाइन छूट दी तो वो छूटी गई, अब छूट गई उससे क्वेश्चन आ गया। तो बायो में काफी लिखना पड़ता है, तो लिखना पड़ता है, टीचर लिखेगा, बच्चे लिखेंगे, नोट करेंगे, तो टाइम लगता है। हाँ अब टाइम नहीं देते। ओके हाँ, तो उसमें टाइम लगता है। अब जैसे इनऑर्गेनिक में टाइम लगेगा, लिखेगा टीचर, बच्चा लिखेगा, टीचर लिखेगा। अच्छा हाँ। नहीं वो तो लिखेंगे ही ना, नहीं तो वो लिखेंगे नहीं तो क्या हवा में चलेगा, वो तो लिखते होंगे, कोई तो एक लिखता ही होगा। अच्छा वो प्रिंटेड पीपीटी होती होगी, प्रिंटेड मतलब लिखी हुई। हाँ फिर कैसे करते हैं, हाँ लिखते हैं ना, तो तुम भी तो लिखते होगे फिर। अच्छा वो कहते हैं घर में लिख लेना। अच्छा अच्छा कोई नहीं। तो देखो प्लस माइनस, अब इसको हमने सीरीज में जोड़ दिया। एक्चुअल में मैं यदि कुछ लिखा ले जाता हूं ना तो मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आता है, जब तक अपने हाथ से ना लिखो। हाथ से लिखने में दो चीज होती है, एक हमें याद हो जाता है, एक तुम्हें याद हो जाता है, क्योंकि तुम लिखोगे तो तुम्हें याद होगा, नहीं तो बुकों में तो लिखा ही है मगर याद नहीं रहता है। जब लिखते हैं दोनों लोग तो याद हो जाता है, क्योंकि आप लिखते हो तो बोलते भी हो, तो बोलते हो लिखते हो, तो वो एक तरह का रिवीजन प्रोसेस है। हाँ अब मैं तो वैसे पढ़ाता ही धीरे हूं यार, सब बच्चे लिख लेते हैं। एक्चुअल में मुझे ना बातों करने का और लिखने का टाइम भाई लोगों ने दिया नहीं है, सब इन लोग उड़ा ले गए सारा टाइम। तो ना तो मैं पूरे साल बच्चों से बातें कर पाया। हाँ उन लोगों का खत्म हो गया कि किसी का कुछ बचा है, उन सुधांशु सर का तो बचा है, बीटी सर का सब हो गया है। क्या क्या बचा है, हमारे लिए नहीं छोड़े होंगे। अच्छा देखो, देखो दो सेल हमने क्या किए, सीरीज में लगा दिए, 2 लगाओ 4 लगाओ 10 लगाओ। अब देखो थोड़ी देर 2 मिनट फिजिक्स पढ़ेंगे, फिर केमिस्ट्री में कूदेंगे। देखो सेकंड लॉ में क्या बताया गया है, गौर सुनिए। आपने क्या किया, 2 हाफ सेल ले लिए, इनको सीरीज में लगा दिया इस तरह से, ठीक है। अच्छा एक में मैंने मान लो ले लिया है कॉपर सल्फेट, एक में ले लिया है AgNO3। अच्छा माइनस प्लस नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, जब समझ ही नहीं आ रहा है तो रफ कर देते हैं। अब अब ठीक है, वाइट से ये लीजिए, अब दिख रहा है। देखो माइनस प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस माइनस, बस आपको अल्टरनेट कर देना है, चाहे जो साइन अल्टरनेट स्टार्ट कर दो। अच्छा अब देखो ये कॉपर सल्फेट है, ये AgNO3 का सोल्यूशन है, हमने सीरीज में लगा दिया। तो फिजिक्स वाले भैया ने बताया कि यदि आप सीरीज में लगाओगे तो चार्ज सेम जाएगा, सही है। फिजिक्स में हम लोगों ने ये पढ़ रखा है, यदि नंबर ऑफ सेल सीरीज में अरेंज होंगे तो चार्ज सेम जाएगा, ठीक है। अब यहां तक तो फिजिक्स थी, अब इसमें मैं थोड़ी सी केमिस्ट्री जोड़ देता हूं। यदि सेम चार्ज जाएगा तो सेम ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट होगा, ये हम लोग ने कल पढ़ा है कि एक फराडे चार्ज सप्लाई करोगे तो हमेशा 1 ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट होगा। तो यदि चार्ज सेम है तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जो डिपॉजिट होंगे वो भी हमेशा सेम होंगे, वो भी हमेशा सेम होंगे, यही सेकंड लॉ है। सेकंड लॉ में यही बताया गया है कि यदि कहीं पर चार्ज सेम जा रहा है तो सेम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट होंगे, डिपॉजिट हो रहा है तो डिपॉजिट होंगे, कोई गैस रिलीज हो रही है तो सेम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट गैस रिलीज होगी। तो यदि कहीं पर चार्ज सेम है
तो सेम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट होगा, सेम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का अमाउंट गैस रिलीज होगा। तो यार जब आप सीरीज में लगाते हो तो चार सेम है। अच्छा, कहां कहां चार सेम होता है जरा गौर समझना। मान लो कोई सेल है, तो सेल में दो चीजें होती हैं, एक होता है एनोड, एक होता है कैथोड। तो एनोड और कैथोड में भी चार्ज कैसा जाएगा? सेम। एक ही सेल तो है यार, जाएगा कि नहीं जाएगा? तो यार जो एनोड में चार्ज जा रहा होगा वही कैथोड में जा रहा होगा। तो दो सिचुएशन होंगी जहां चार्ज सेम होगा। जब एक ही सेल है तो जो चार्ज एनोड में गया वही चार्ज कैथोड में गया, या फिर इधर नंबर ऑफ सेल सीरीज में लगे तो भी चार्ज सेम होगा। और जहां सेम चार्ज होगा वहां सेम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट होंगे। जहां चार्ज सेम होगा वहां सेम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट होंगे। तो सेकंड लॉ में बोला गया है कि सेम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, सेम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट या गैस रिलीज, सेम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट या गैस रिलीज इन ऑल एनोड और कैथोड if cell arrange in series। यदि सेल सीरीज में अरेंज है तो सेम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट होंगे या गैस रिलीज होगी एनोड और कैथोड में। मतलब आप लिख सकते हो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर, ये जो गिवन एग्जांपल है, इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर डिपॉजिट, ऑफ सिल्वर डिपॉजिट। क्यों? जितने ग्राम इक्विवेलेंट यहां कॉपर डिपॉजिट होगा उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट सिल्वर डिपॉजिट होगा। मास सेम नहीं होगा, मोल सेम नहीं होगा, ग्राम इक्विवेलेंट सेम होगा। ठीक है। अच्छा, इससे आप ये भी लिख सकते हो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एनोड। क्यों? एनोड में जो चार्ज आएगा वही कैथोड में जाएगा। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कैथोड, ये देखो। तो आप किसी के भी ग्राम इक्विवेलेंट किसी के भी ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर कर सकते हो, बस ये हो कि चार सेम जा रहा हो। बस इतना पता चल जाए कि चार सेम जा रहा है। यदि चार सेम जा रहा है तो किसी के भी ग्राम इक्विवेलेंट किसी के भी ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर कर दो। एनोड के ग्राम इक्विवेलेंट कैथोड के बराबर कर दो, कैथोड के ग्राम इक्विवेलेंट एनोड के बराबर कर दो। एक सेल के ग्राम इक्विवेलेंट दूसरे सेल के बराबर कर दो, दूसरे सेल के ग्राम इक्विवेलेंट तीसरे सेल के बराबर कर दो। बस हमें फिजिक्स का एक पॉइंट देखना है, चार्ज सेम जा रहा है कि नहीं। यदि चार्ज सेम जा रहा है तो सेम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट होंगे। अब बात आई ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे, तो एक ही फार्मूला है, मोल इंटू एन फैक्टर, मोल इंटू एन फैक्टर। उससे हम क्या निकाल लेंगे? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो बच्चों ने कहा सर ये तो आपने पढ़ाया है, जरा इस पर कोई क्वेश्चन करके दिखाओ। तो अब क्वेश्चन करते हैं। तो छाप लिया आप लोगों ने। यदि चार्ज कहीं पर सेम जा रहा है तो सेम चार्ज कहां कहां पे जाएगा? जब सेल सीरीज में हो या एक ही सेल हो, उसी सेल के एनोड और कैथोड में भी सेम चार्ज आएगा। तो ये करना है। अब ये यूज कैसे होगा तो जरा देखो। हमसे कहा गया है कि 108 ग्राम 108 ग्राम ऑफ सिल्वर is deposited at cathode from AgNO3 solution by a certain quantity of electricity। कोई एक सेल है AgNO3 का, उसमें 108 ग्राम सिल्वर डिपॉजिट हो गया, कुछ हमने चार्ज सप्लाई किया। आगे बढ़ जाते हैं। द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस एट 273 केल्विन 1 बार प्रेशर फ्रॉम वाटर। अब इसका भी ये दूसरा है जिसमें वाटर पड़ा है।
और वाटर में भी आपने क्या किया है, कह रहा है कितना वॉल्यूम गैस का, ऑक्सीजन गैस का प्रोड्यूस होगा बाई द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटीज। दोनों में क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या है, सेम। तो आप जानते ही हो आप क्या कर सकते हो, चार सेम हो गया तो बस किसी के भी ग्राम इक्विवेलेंट किसी भी ग्राम इक्विवेलेंट के इक्वल कर दो। और किसके किसके करना है, जो दिया गया जो निकालना है। बात समझ पा रहे हो, दो सेल है, अब वो सीरीज में है या नहीं नहीं बताया उसने, मगर वो सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहा है। हमें तो चार से मतलब है ना कि चार्ज सेम होना चाहिए, वो चाहे तुम जैसे लगाओ, हमें उससे मतलब नहीं है। दोनों सीरीज में लगा दो ठीक है, नहीं लगा रहे हो ठीक है, मगर क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सेम है, बस हमें वही चाहिए। तो जितनी क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सिल्वर वाले सेल में जा रही है उतनी ही क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाटर वाले में जा रही है। तो जब सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रही है तो दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट क्या होंगे, बराबर, उठा के बराबर कर देते हैं। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कौन है, सिल्वर, इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन गैस। अब ग्राम इक्विवेलेंट क्या होते हैं, मोल इंटू एन फैक्टर। सिल्वर का मोल सॉरी सिल्वर का एन फैक्टर एक, क्यों, इसके ऊपर का चार्ज कितना है, एक मोल, मास अपॉन एटॉमिक मास, मोल बन गया। ऑक्सीजन का एन फैक्टर 4, ऑक्सीजन गैस का एन फैक्टर 4 कल पढ़ाया है, अब याददाश्त थोड़ी तेज रखनी पड़ेगी। अब वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी, ये एसटीपी लिखा है चेक करो, तो वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी डिवाइडेड बाय, मैंने इसके मोल को क्या किया, वॉल्यूम वाले फार्मूले में कन्वर्ट किया। क्यों, क्योंकि हमें पता है यार कि वॉल्यूम निकालना है, तो हमने वॉल्यूम वाला फार्मूला लिख लिया, कट्टम काट खेल लो, बस आंसर आ गया। ये देखो, अब ये किससे सॉल्व हुआ, सेकंड लॉ से। क्यों, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सेम थी तो दोनों के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट उठा के बराबर कर दिए। बच्चों ने कहा नहीं सर एक तो आपको और कराना पड़ेगा, तो मैंने कहा चलो एक और कर लेते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखो क्या कह रहा है, ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू डाइल्यूट H2SO4 solution the amount of substance liberated at the cathode and anode are in the ratio। मास के रेशियो पूछ रहा है कि एनोड पे कितनी गैस रिलीज होगी, कैथोड पे कितनी गैस रिलीज होगी, उनके मास के रेशियो बताओ। देख लो यही तो है, और इलेक्ट्रोलिसिस किसकी हो रही है, डाइल्यूट H2SO4 की। तो आप बताइए, तो हम लोगों को क्या करना होगा, हम लोगों को क्या करना है, वही काम करना है। पहले देख लिया जाए सेल रिएक्शन क्या बन रही है। तो सेल रिएक्शन कैसे बनाते हैं, कैटायन का रिडक्शन, कैटायन कौन कौन है, H आयन है, एनायन का ऑक्सीडेशन, एनायन कौन कौन है, OH आयन है, सल्फेट आयन है। तो यार इसका रिडक्शन करा लो, ये देखो हमने इसका रिडक्शन करा लिया, ऐसे है कि नहीं। अच्छा, जहां पर रिडक्शन होता है वो क्या होता है, कैथोड। अब ऑक्सीडेशन किसका कराओगे, हैलोजन है तो हैलोजन का, नहीं तो OH आयन का करा लो, OH आयन। तो कौन सी गैस रिलीज हो रही है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनके मास का रेशियो पूछ रहा है, तो मैंने कहा निकाल देंगे। अब बताओ सेल एक ही है, हाँ, तो चार सेम जा रहा होगा, हाँ, तो क्या दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट बराबर कर सकते हैं, क्योंकि दोनों की वैल्यू निकालनी है। तो बस डायरेक्ट कर दूं कि पूरा लिख के करूं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन। हाइड्रोजन के ग्राम इक्विवेलेंट एन फैक्टर इनटू मोल, तो मोल को किसमें लिखे, मास के फॉर्म में। क्यों, वो कह रहा है अमाउंट का रेशियो बताओ, तो भाई मास ऑफ हाइड्रोजन निकालना है,
और मॉलिक्यूलर वेट। एन फैक्टर 4, मास ऑफ ऑक्सीजन, मॉलिक्यूलर वेट 32। ये कट्टम काट में कट गए। अब यहां पे एक गलती कर सकते हो, किसका रेशियो पूछा गया? कैथोड अपॉन एनोड। तो कैथोड कौन है? ये। इसका मतलब हाइड्रोजन ऊपर होना चाहिए, तो हाइड्रोजन ऊपर रहा, ऑक्सीजन को नीचे लाए, ये आ गया। ऐसा कहां है? बस हो गया। ठीक है, दोनों जगह पे हम लोगों ने सेकंड लॉ का यूज किया, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट एनोड बराबर कैथोड किया, और एक में 2 सेल थे, दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट बराबर किए सेकंड लॉ से। कर लोगे सब लोग? अच्छा, अब बच्चों ने कहा सर ठीक है, इसके बाद, तो मैंने कहा इसके बाद भी बात कर लेते हैं। अब जरा देखो यार, अब बात करते हैं बैटरी की, कि बैटरी क्या है। देखो बैटरी क्या है इसको जरा देखते हैं, ठीक है। तो बैटरी क्या होती है? बहुत सिंपल सी चीज है। सेल को जब सीरीज में जोड़ दोगे तो जो भी बना उसको बैटरी बोलते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इन ए सीरीज इज नोन एज बैटरी। जब हम बहुत सारे सेल को सीरीज में जोड़ देते हैं तो जो बनता है उसको बैटरी कहते हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इन ए सीरीज इज नोन एज बैटरी। सेल का कॉम्बिनेशन करना है किससे? दो तरह से कर सकते हो, या तो पैरेलल या सीरीज में। तो हमें किसमें करना है? सीरीज में। क्यों? क्योंकि हमें वोल्टेज बढ़ाना है, कि हमें ज्यादा वोल्टेज चाहिए। तो आप तो जानते हैं कि सीरीज में क्या होता है? वोल्टेज एडिटिव प्रॉपर्टी होता है। क्यों? कांस्टेंट होता है, वोल्टेज ऐड होता है ना। तो इसीलिए हम सीरीज में ऐड कर रहे हैं। तो हम क्या कह रहे हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ ए सेल इन ए सीरीज इज नोन एज बैटरी। बहुत सारे सेल को सीरीज में लगा दो तो जो बना उसका नाम बैटरी है। तो हम लोग लिख भी देते हैं भाई कि भाई कॉम्बिनेशन ऑफ ए सेल arrange combination of a cell in a series is known as बैटरी। अच्छा, लोगों ने कहा ठीक है यार। अब बैटरी दो तरह की होती हैं, कौन कौन सी? एक ऐसी बैटरी जिसको आप रिचार्ज कर पाओ, एक ऐसी बैटरी जिसको रिचार्ज ना कर पाओ, यूज एंड थ्रो, है ना। जैसे आप लोगों ने देखा है कि हम लोग मोबाइल को रिचार्ज कर पाते हैं, क्यों? इसकी बैटरी रिचार्ज हो रही है। अभी तक आप देख रहे थे इसमें जो सेल लगते थे यूज एंड थ्रो थे। आप इसमें सेल लगाते थे, खराब हो जाते तो फिर हम लोग नए सेल डालते थे, है ना। तो यूज एंड थ्रो। या फिर आप अपने टीवी का रिमोट देख लो, टीवी के रिमोट का सेल खराब हो जाता है तो आप उसको फेंकते हो, दूसरा सेल उसमें डाल देते हो, है कि नहीं। या जितने भी टॉय होते हैं उनके सेल देखो, जनरली क्या होते हैं? यूज एंड थ्रू वाले ही होते हैं। आप उसमें लगाते हो, खराब हो जाता है तो उसको फेंकना पड़ जाता है। तो दो तरह की बैटरी हैं, एक जिनको रिचार्ज कर सकते हैं, एक जिनको रिचार्ज नहीं कर सकते। तो जिनको रिचार्ज कर सकते हैं उनको बोलते हैं सेकेंडरी बैटरी, जिनको रिचार्ज नहीं कर पाते उनको बोलते हैं प्राइमरी बैटरी। तो बैटरी हमारी दो तरह की है, जिनको रिचार्ज कर पाओगे उनको सेकेंडरी बोलोगे, जिनको रिचार्ज नहीं कर पाओगे उनको प्राइमरी बोलोगे, ठीक है ना। तो क्या हुआ? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज नोन एज बैटरी, दो तरह की है। जिनको हम रिचार्ज नहीं कर पाते हैं उनको प्राइमरी बोल देते हैं, जिनको रिचार्ज कर पाते हैं उनको सेकेंडरी बोल देते हैं। तो देखिए टाइप ऑफ बैटरी, बैटरी के टाइप, पहला प्राइमरी बैटरी, ठीक है। दूसरा सेकेंडरी बैटरी, प्राइमरी बैटरी क्या है? ऐसी बैटरी जो नॉन रिचार्जेबल हो, है ना, अनरिचार्जेबल है। अनरिचार्जेबल है मतलब इसको आप दोबारा रिचार्ज नहीं कर सकते और रीयूज नहीं कर सकते हो। अनरिचार्जेबल है तो प्राइमरी बैटरी, ठीक है, और रिचार्जेबल है तो सेकेंडरी बैटरी।
मतलब आप इसको रीयूज कर सकते हो। और इसको क्या है, रीयूज नहीं कर सकते। ये देखो, ठीक है। अब हमें क्या पढ़ना होता है, इनके एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी बैटरी, एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी बैटरी। तो बैटरी क्या होती है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज नोन एज बैटरी। दो तरह की होती है, जिनको आप रीयूज कर पा रहे हो, रिचार्ज कर पा रहे हो, उनको सेकेंडरी कहते हैं। जिनको हम रीयूज नहीं कर पा रहे हैं, रिचार्ज नहीं कर पा रहे हैं, उनको हम प्राइमरी कहते हैं। अब हमें इनके एग्जाम्पल पढ़ने होते हैं। तो देखिए, एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी बैटरी, प्राइमरी बैटरी के एग्जाम्पल, पहला ड्राई सेल। देखो, किसी भी बैटरी में कितनी बातें आपको ध्यान रखनी है। एक, उसमें एनोड कौन है, एक उसमें कैथोड कौन है, एक उसमें इलेक्ट्रोलाइट क्या यूज किया गया है, दूसरा उसका वोल्टेज कितना जनरेट किया है, उस सेल ने कितना वोल्टेज जनरेट किया है। तो देखो यार, प्राइमरी बैटरी हमारे पास जो होता है ड्राई सेल होता है। ड्राई सेल कौन सा है, जो सेल इसमें लगे हैं ये सब ड्राई सेल ही है, ये सब ड्राई सेल है। इस तरह के जो, आप चेक करो, आ गया ना। तो देखो, ड्राई सेल क्या होगा, इस तरह का सेल होगा। ये रिचार्जेबल वाला था, दिखने में एक जैसे ही होते हैं। अब उसमें क्या है, कैसे है, जरा बताता हूं। जो ड्राई सेल एनसीईआरटी में दिया हुआ है, क्यों, क्योंकि हमें एनसीईआरटी के एग्जाम्पल करना है। तो उसमें एनोड कौन है, कैथोड कौन है, इलेक्ट्रोलाइट कौन है, और उसका वोल्टेज कितना है, कितना वोल्टेज जनरेट कर रहा है। ये बातें हमें ध्यान रखनी चाहिए। क्वेश्चन में यदि पूछी जाएंगी तो यही पूछी जाएंगी। बैटरी से क्वेश्चन पेपर में ना के बराबर आता है, 5-7 साल में कभी आ जाए तो आ जाए, नहीं तो नहीं आता है, ठीक है। मगर इसका मतलब ये नहीं कि करना नहीं है। क्यों, जो पेपर बनाएगा वो हम में तुम में से किसी को नहीं जानता है, वो पेपर अपने दिमाग से बनाएगा। एनसीईआरटी में है तो वो पूछ भी सकता है, ठीक है। इसलिए हम लोगों को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। हाँ, अच्छा, कौन से सेल का है, वेरी गुड, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्योंकि आप इस बैटरी से क्या करते हो, इस केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करते हो। तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का कॉम्बिनेशन है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब जरा देखो यार, इसमें एनोड कौन है, कैथोड कौन है, इलेक्ट्रोलाइट कौन है। एनोड होता है जिंक, जिंक की लेयर होती है, प्लेट होती है। आप इसको, मैं आपको थोड़ा सा दिखा भी देता हूं, इसमें वो तो आता है ना, हाँ बेटा, हाँ हाँ, सारी बैटरी हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। फिर हम उनमें वोल्टेज सप्लाई करके उनको रिचार्जेबल कर देते हैं। ड्राई सेल, है ना, इन आ जाएगा एनसीईआरटी, क्लास 12th है ना। हाँ, यही वाला चाहिए। देखो, ये आ गया, देखो, हाँ, अरे नाम से क्या फर्क पड़ता है, आप भी लोग ना यार। देखिए, देखो, जो चीज अच्छी होती है उसके अपने आप बहुत सारे नाम हो जाते हैं। आप सोचो, महेंद्र सिंह धोनी, कितना गंदा नाम है यार। महेंद्र अंदर तो रिक्शे वाले का नाम होता है, बताओ, है, मगर आपको अच्छा लगता है,
आप उसके निकनेम बना देते हो, माही बना देते हो, एमएसडी बना देते हो, है ना, पता नहीं क्या क्या बनाते। हाँ, आजकल नया चल रहा है पिछले 1 साल से। तो क्या है, आप नाम पे मत जाओ, काम अच्छा है तो लोग अपने आप उसके अच्छे नाम बना देंगे, आप उसकी टेंशन लो ही नहीं। ठीक है, हाँ सोचो कितना गंदा नाम है मगर नाम पे कुछ नहीं है, भाई के नाम सब लोगों ने इतने अच्छे कर दिए। हाँ। अच्छा देखो, ये जो आप देख रहे हो ना कवर, ये कवर देख रहे हो जो, ये जो कवर है ये जिंक है, ये जो पूरे सेल के ऊपर ऐसे करके मोड़ के बना दिया गया है सिलेंडर फॉर्म में, वो जिंक है। और ये जो अंदर एक रॉड दिखाई जा रही है, ये ग्रेफाइट की रॉड है जो कैथोड का काम करता है। तो ये एनोड है, ये कैथोड है, और इसके इनके और इनके बीच में एक पेस्ट भरा है, वो ये है MnO2 प्लस NH4Cl। ये इलेक्ट्रोलाइट है, ये इलेक्ट्रोलाइट है। MnO2 प्लस NH4Cl का जो पेस्ट है ये इलेक्ट्रोलाइट है। तो ये जिंक की कवरिंग है, वो हमारा एनोड है, रॉड जो है ये हमारा कैथोड है ना, रॉड जो है वो कैथोड है। तो अब हम लोग वापस आते हैं, तो जिंक की जो लेयर है या रॉड है उसको हम लोग कह देते हैं एनोड। अब यार आप सभी जानते हैं एनोड है तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ये आया ऐसे। ग्रेफाइट की रॉड होती है कैथोड। अब आपको पता है ग्रेफाइट की रॉड इनर्ट इलेक्ट्रोड है, तो ये अपने में ऑक्सीडेशन रिडक्शन करेगी नहीं। तो जो आपने पेस्ट भरा है MnO2, तो ये अमोनियम आयन के साथ मिलके MnOOH बनाता है और अमोनिया गैस रिलीज करता है। अब आप यहां चेक करें तो ये +4 से +3 है। ग्रेफाइट इनर्ट इलेक्ट्रोड है, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। रिएक्शन में पार्टिसिपेट कौन कर रहा है, इलेक्ट्रोलाइट। MnO2 प्लस NH4 आयन मिलके MnOOH बना रहा है, तो यहां +4 से +3 हो गई। तो ये क्या हुआ, रिडक्शन, ये क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। अब इलेक्ट्रोलाइट कौन सा यूज होता है, MnO2 प्लस NH4Cl का पेस्ट, ये इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है। अब यार वोल्टेज कितना आएगा, अप्रोक्सीमेट 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है, अप्रोक्सीमेट 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जनरेट होता है। अब जरा देखो, ये वोल्टेज जो होता है, गौर समझिएगा, ये वोल्टेज जो होता है, जरा इसका सेल बनाना जोड़ दो, चलो बता देता हूं। ये वोल्टेज जो होता है ये समय के साथ साथ वोल्टेज डिक्रीज करता जाता है। क्यों, क्योंकि देखो इसमें इक्वस आयन है, यदि मैं इसकी सेल रिएक्शन बनाऊं तो सेल रिएक्शन ऐसे बनेगी, लेफ्ट लेफ्ट जोड़ दो, राइट राइट जोड़ दो। तो समय के साथ साथ क्या होगा, कंसंट्रेशन चेंज होंगे, और कंसंट्रेशन चेंज होगा तो ई सेल स्टैंडर्ड चेंज होगा। क्यों, क्योंकि ई सेल स्टैंडर्ड का फार्मूला क्या है, ई सेल इक्वल टू ई सेल स्टैंडर्ड इसकी वैल्यू चेंज होगी तो इसकी वैल्यू चेंज होगी। तो ये जो वोल्टेज होता है ये वेरिएबल होता है, समय के साथ डिक्रीज करेगा, टाइम के साथ डिक्रीज करता है, वेरी करता है। वेरी भी कैसा करता है, डिक्रीज करता है, बढ़ता नहीं है कोई। जैसे जैसे सेल यूज करते जाओगे वैसे वैसे उसकी पावर डिक्रीज करती जाएगी। इसी वजह से आप टॉर्च लो, पावर डिक्रीज कर रही। मोबाइल की बैटरी, नया मोबाइल 24 घंटे बैटरी बैकअप देता है, 48 घंटे देता है, जैसे जैसे पुराना होता जाता है बैटरी बैकअप कम होता चला जा रहा है, क्योंकि उसका वोल्टेज फ्लैक्चुएट कर रहा है। क्यों फ्लैक्चुएट कर रहा है, क्योंकि ई सेल इक्वल टू ये इक्वेशन है, और ये चेंज होगा तो ये चेंज होगा। अब जरा देखो ये बाई प्रोडक्ट क्या बनाता है, ये जो Zn है ये अमोनिया से रिएक्शन कर जाता है, ये जो Zn बना और ये जो अमोनिया, उसका रीजन है यदि किसी सेल में गैस रिलीज हो रही है तो यार ये तो बंद है पूरी तरह से, अब इसमें गैस रिलीज होगी तो ये तो फैल जाएगा,
है ना, बैटरी कभी कभी आपकी फूल जाती है कि नहीं, तो यार ये तो फैल जाएगा, खराब हो जाएगा। तो जो गैस रिलीज हो रही है उसको जेडन आयन ट्रैप कर लेता है, जिसकी वजह से सेल की लाइफ बढ़ जाती है। जेडन आयन ट्रैप करके इस तरह का सॉलिड आयन बना देता है, कॉम्प्लेक्स आयन है ये। इस तरह का, जिसकी वजह से बैटरी की इफिशियंसी बढ़ जाती है। नहीं तो जो गैस रिलीज होती रहेगी तो हमारा बैटरी जो है खराब हो जाएगा, मतलब जो सेल है वो खराब हो जाएगा। तो प्राइमरी सेल में पहला एग्जांपल ड्राई सेल। ड्राई सेल में एनोड कौन, जेडन। ये सब पूछे जाएंगे, यदि पूछे जाने तो यही सब पूछे जाने हैं कि भाई ड्राई सेल का वोल्टेज कितना जनरेट हुआ, ड्राई सेल में एनोड कौन है, ड्राई सेल का इलेक्ट्रोलाइट क्या है, ऐसा ही कुछ पूछा जाना है। तो प्राइमरी सेल का एग्जांपल ड्राई सेल। ड्राई सेल में एनोड कौन है, जेडन रॉड है। कैथोड कौन है, ग्रेफाइट रॉड है। ठीक है, ऑक्सीडेशन क्या हो रहा है, जेडन का, जेडन टू जेडन पास टू। रिडक्शन किसका हो रहा है, MnO2 का, MnO2 टू MnOOH। कितना वोल्टेज जनरेट करेगा, 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो समय के साथ डिक्रीज करेगा। क्यों, क्योंकि वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है उस इक्वेशन के हिसाब से। तो ये 4-5 पॉइंट याद रखने। ड्राई सेल में एनोड कौन है, जेडन। कैथोड कौन है, ग्रेफाइट। इलेक्ट्रोलाइट कौन है, MnO2 प्लस NH4Cl का पेस्ट। कितना वोल्टेज जनरेट करेगा, 1.5, जो टाइम के साथ वेरी करेगा, कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। अब जरा देखो यार, ड्राई सेल का, सॉरी प्राइमरी सेल का एक और एग्जांपल, बटन सेल। बेटे 1 मिनट, हाँ भाई, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट है, तो प्रोडक्ट बढ़ेगा। तो जब प्रोडक्ट बढ़ेगा तो ये वैल्यू कम होती चली जाएगी, सेल का वोल्टेज कम होता चला जाएगा। और सेल का वोल्टेज कम हो गया तो बैटरी की पावर बैकअप कम हो गई, क्योंकि उसी वोल्टेज को तो ऐड कर रहे हो आप। अच्छा, हाँ ये कांस्टेंट है, ये चेंज होगा, हम तो इसको यूज करते हैं ना। अब देखो बटन सेल, ये सेल क्या होता है, ये सेल जनरली वॉच में, कैमरे में, इनमें यूज किया जाता है। इस सेल की एक खास बात होती है, इसकी पावर कम नहीं पड़ती है, अचानक खत्म होगा। मतलब ये कांस्टेंट जो होगा, इसका वोल्टेज क्या होगा, कांस्टेंट होगा, वैरी नहीं करेगा कंसंट्रेशन के साथ। क्यों नहीं करेगा उसको अभी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले बटन सेल क्या है, तो इसमें भी हमें एनोड चाहिए, इसमें भी हमें कैथोड चाहिए, इसमें भी हमें इलेक्ट्रोलाइट चाहिए, इसमें भी हमें सेल रिएक्शन चाहिए। अब जरा देखो बच्चों, एनोड कौन है, जिंक। कैथोड कौन है, HgO। इलेक्ट्रोलाइट कौन है, एल्कलाइन, KOH सॉल्यूशन। अब गौर समझो, इसकी सेल रिएक्शन क्या होती है। देखिए, Zn सॉलिड, HgO सॉलिड, ZnO सॉलिड और Hg लिक्विड, ये इसकी सेल रिएक्शन है। ये हुआ 0 से +2 और ये हुआ +2 से 0। इसमें ऑक्सीडेशन हो गया, इसमें रिडक्शन हो गया। अब जरा देखो, इसका ई सेल इक्वल टू आया, ई सेल स्टैंडर्ड, गौर समझिए, -0.062 अपॉन एन ln या log QC। अब गौर समझिए, जब आप इसका QC लिखोगे तो हम लोग क्वेश्चन रेशियो लिखते समय कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और कंसंट्रेशन ऑफ प्योर लिक्विड नहीं लिखते हैं। अब इसमें वही दोनों चीजें, या तो सॉलिड है या प्योर लिक्विड है, तो इसका QC बनेगा ही नहीं। और जब QC नहीं बनेगा तो ये पहले से ही कांस्टेंट होता है, ये नंबर पहले से ही कांस्टेंट है, तो सब कुछ तो कांस्टेंट है, तो ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। क्यों, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड नहीं कर रहा है, वो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है। तो ये क्या है, इसका ई सेल स्टैंडर्ड जो होता है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है, एंड डज नॉट डिपेंड अपॉन
कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट या इलेक्ट्रोड किसी के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। क्यों? क्योंकि क्यूसी की इक्वेशन ही नहीं है। जो सेल काम कर रहा है उसमें या तो सॉलिड है या प्योर लिक्विड है, और प्योर लिक्विड और प्योर सॉलिड जो होते हैं वो क्यूसी में मेंशन ही नहीं होते। इसी वजह से बटन सेल बनाते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है। नहीं तो आज आप 9 बजे चले हो, कल मैं 9 बजे आऊंगा तो पता चला आधी क्लास का टाइम निकल चुका है। क्यों? सेल डाउन होता जा रहा है, तो घड़ी हमारी सुस्त होती जाएगी। तो आज 9 बजे क्लास स्टार्ट हो रही है, अपनी घड़ी से तो मैं 9 बजे आ रहा हूं, मगर यहां बज चुके होंगे 10। क्यों? क्योंकि क्या है, सेल डाउन हो गया है। सेल डाउन हो गया है तो प्रोसेस स्लो हो जाएगा। प्रोसेस स्लो हो जाएगा तो अगली बार जब 9 बजेगा तो हमारे हिसाब से तो 24 घंटे हुए, मगर रियलिटी में वो क्या होगा, 26 घंटे हो चुके होंगे। तो इसी वजह से इस सेल का ऐसा डिजाइन रखा जाता है कि वोल्टेज कांस्टेंट और फिक्स रहे, चेंज ही ना हो, सीधा ये सेल कोलैप्स करे, खत्म करे। इसी वजह से देखते हो आपकी घड़ी अचानक बंद होती है कि यार पता चला लो आज बंद है, तो क्या हुआ, सेल गड़बड़ हो गया। हाँ कुछ पूछना है? अच्छा, अब वो पेन ऐसे उठाया था ना तो मुझे लगा शायद कुछ पूछना चाहता है। तो देखो ये बटन सेल है, तो एनोड कौन है, कैथोड कौन है, ये अच्छा इसका वोल्टेज तो लिखा ही नहीं। हाँ इसका वोल्टेज अप्रॉक्स 1.35 वोल्ट होता है और ये फिक्स वैल्यू है 1.35 वोल्ट। तो प्राइमरी सेल में दो एग्जांपल मैंने बताए, ड्राई सेल, बटन सेल। ड्राई सेल और बटन सेल। बटन सेल क्या है, उसका वोल्टेज फिक्स है, ड्राई सेल का वोल्टेज वेरिएबल है, समय के साथ डिक्रीज कर रहा है, मगर इसका वोल्टेज फिक्स्ड होगा और कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा क्योंकि सेल ये है। क्या हो गया, वॉच कभी कभी स्लो हो जाता है, तो ये सेल यदि बंद ना हुआ, कुछ परफॉर्म कर रहा है तो स्लो हो जाएगा, मगर यदि आज स्लो हुआ है तो कल बंद हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि महीनों स्लो रहा है आपका, है ना। हाँ अच्छा, वो आप उसकी बात करो जो आजकल चल रहा है, वो वॉल वॉच, तो उसमें तो आप ड्राई सेल डाल रहे हो ना, बड़ा वाला सेल डाल रहे हो। आप ये करते हो नहीं, आप कोई भी सेल ला के डाल देते हो, मगर आप देखो हैंड वॉच जो होती है वो सीधा बंद होती है। और बाकी और भी चीजें हैं, मान लो सेल हमारा सही काम कर रहा है मगर वो मशीन जो है वही फंस रही है, तो भी तो स्लो होगा। तो वो तो बहुत तरह की चीजें हैं, सेल की वजह से स्लो नहीं होगा, सेल अपना बंद हो जाएगा। 1.35 होगा या नहीं, 1.35, ये 1.4 ये वाला है। ये देखो इधर ध्यान दो, ये जो आप देख रहे हो ये ई होगा और ये वाला ई होगा, मगर ये सब कांस्टेंट है, तो इसकी वैल्यू 0 भी है क्योंकि यहां कुछ आएगा नहीं, तो ये इसके बराबर है। तो चाहे ई लिख दो या ई नॉट लिख दो, दोनों की वैल्यू सेम ही आनी है। और कितनी आनी है, 1.35। इसमें आपको मैंने ये अच्छा इसलिए कह रहे होगे, ये देखो इसमें ये वोल्टेज है क्योंकि ये कांस्टेंट है और ये वेरी कर रहा है, तो आपको ये मिलता है हमेशा। तो ई सेल इक्वल टू 1.5 वोल्ट है। इसमें दोनों चीज सेम है, तो चाहे जो लिख दो काम कर जाएगा, चाहे ई सेल लिख दो चाहे ई सेल नॉट, मगर हम हमेशा एक ही चीज लिख रहे हैं, ई सेल, क्योंकि ई सेल के रिस्पेक्ट में आप सारी चीजें बता रहे हो। कर लो। अच्छा हाँ बेटा हाँ, ये सही बात, ये क्या चीज है। अच्छा ये देखो सही बताया है इस बच्चे ने, वो मैंने अल्कलाइन केवच लिख दिया था, एलिमिनेशन यहां नहीं कराना है, ठीक है। ये देखो बटन सेल है, ये है किसका इतना बड़ा, ये क्या चीज है, क्लिकर। अच्छा ये क्लिकर क्या काम करता है, ये देखो बटन सेल है इस तरह का। किसमें,
हाँ कर सकते हो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। ये महंगा आता है ना, तो सस्ता यूज करते हैं, ये महंगे बनते हैं। अच्छा, इसमें क्या करते हो? हाँ, अच्छा, पोल, ओके, चलिए आ जाओ जल्दी जल्दी, पहले पढ़ा लें फिर बातें कर लेंगे। तो देखो, ड्राई सेल और बटन सेल। अब इसके बाद देखो जरा बच्चों, एग्जाम्पल ऑफ, आवाज नहीं करो, एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी बैटरी। सेकेंडरी बैटरी का एग्जाम्पल आपके पास एक ही है, वो क्या है? लेड स्टोरेज बैटरी। अब आप मुझे 2 मिनट दो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो बच्चों, देखिए, हम लोग क्या है, दो तरह की लेड की रॉड लेते हैं। एक ऐसी लेते हैं जो सॉलिड होती है, बिल्कुल सॉलिड होती है। ये देखो पूरी तरह से सॉलिड रॉड है लेड की। ये देखो, ये है सॉलिड पीबी रॉड, पीबी है, पीडी नहीं। ये काम करती है बच्चों एनोड का, ठीक है। अब आपने रेड का पाइप ले लिया, जैसे ये पाइप है, अब ये खोखला है, इसी तरह का बनाना है, बस आयरन का ना बना के या स्टील का ना बना के लेड का बनाना है। ये आ गया ऐसे, और इसमें हम लोग भर देते हैं पेस्ट, PbO2 भर देते हैं, इसके अंदर भर देते हैं PbO2 का पेस्ट। ये तो ये क्या है? ये है PbO2 प्लस पीबी रॉड, पीबी रॉड में PbO2 भर देते हैं। ये बोला जाता है कैथोड। ये क्या बोला जाता है? कैथोड। बाहर से दोनों प्लेट एक जैसी दिखेंगे, ये रॉड फॉर्म में नहीं होते, प्लेट के फॉर्म में होता है। दोनों प्लेट एक जैसी दिखेंगी, क्यों? बाहर से तो दोनों ही क्या है, लेड है। मगर एक खोखली प्लेट है जिसमें PbO2 भरा है, एक पूरी तरह से सॉलिड है, ऐसे, ठीक। अब यार इनका जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो होता है 38% वेट बाय वेट, मतलब बाय मास, डायलूट H2SO4 सॉल्यूशन। ये इसका इलेक्ट्रोलाइट है। अब काम कैसे करता है? जो पीबी होता है और जो PbO2 होता है वो PbSO4 में कन्वर्ट हो जाता है। ये देखिए, देखो 0 से +2 ऑक्सीडेशन, ये क्या है? एनोड। +4 से +2 रिडक्शन, ये क्या है? कैथोड। दोनों के दोनों PbSO4 में जाते हैं, तो एक साल लिखे जाएंगे। मैंने अलग अलग इसलिए लिखे हैं जैसे मैं अपनी बात को समझा पाऊं, वो तो सीधा PbSO4 लिख देगा। तो लेड भी PbSO4 में जा रहा है, PbO2 भी PbSO4 में जा रहा है, ठीक है। तो ये है हमारी सेल रिएक्शन। ये रिएक्शन क्या कर रही है? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है।
मतलब जब लाइट चली जाती है तो ये काम कर रहा होता है आपका इन्वर्टर। और लेड स्टोरेज बैटरी इन्वर्टर में यूज की जाती थी। जो ब्लैक कलर की आप बैटरी देखते थे ना, वो लेड स्टोरेज बैटरी ही होती थी। पहले जो आपके घर का इन्वर्टर है ज्यादा से ज्यादा 1.5 साल या 2 साल चलता था। 1900 मतलब 2000 और 2002 के आसपास, मतलब 1990 से लेके 2000 तक इस तरह के इन्वर्टर आते थे लेड स्टोरेज बैटरी के। इसकी इफिशियंसी कम होती है, तो इन्वर्टर, हाँ काली वाली जो बैटरी होती है वो इसी की थी, उसकी इफिशियंसी कम होती है, वो ज्यादा चलता नहीं था। अब जो आ रहे हैं, अब बहुत हाईटेक आते हैं, लिथियम एल्युमिनियम और आयरन के बैटरी आती है, उनकी इफिशियंसी हाई होती है, वो 4 साल 5 साल खिंच जाते हैं, चल जाते हैं इन्वर्टर। तो ये वो वाला इन्वर्टर है। तो ये क्या काम कर रहा है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं डिस्चार्ज होना। ध्यान रखना जरा, ये डिस्चार्ज हो रहा है, ये डिस्चार्ज रिएक्शन है। क्यों, क्योंकि केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है और कुछ ही समय तक कन्वर्ट होगी, फिर अपना बंद हो जाएगा, तो ये डिस्चार्ज हो गया। अब यार ये क्या है, सेकेंडरी बैटरी है, तो दोनों काम करेगा। अब दोनों काम कैसे करेगा, अब जब आप वोल्टेज सप्लाई करते हो, मतलब लाइट आती है, तो आप लोगों ने फिजिक्स पढ़ रखी है, जितना वोल्टेज है या तो उससे ज्यादा वोल्टेज दे दो, कोई सर्किल घूम जाता है ना। तो अब उल्टी डायरेक्शन में काम होने लगेगा। क्यों, जैसे ही लाइट आई तो जितना वोल्टेज वो जनरेट कर रहा था उससे ज्यादा वोल्टेज मिल गया, तो जैसे ही उससे ज्यादा वोल्टेज मिला तो ये रिएक्शन पलट जाती है। ये देखो, अब क्या हो रहा है, अब ये चार्ज हो रहा है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, इसको कहते हैं चार्ज होना। ये रिचार्ज हो रहा है हमारा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में स्टोर स्टोर कर रहा है, और यही सर्किल घूमता रहता है, यही सर्किल घूमता रहता है। ये जो वोल्टेज जनरेट करता है वो जनरेट करता है 2.014, तो लगभग हम 2 वोल्ट बोलते हैं। ये 2 वोल्ट की बैटरी होती है, तो एक सेल 2 वोल्ट जनरेट करता है। यदि कोई कहता है कि ये 2 प्लेट की बैटरी है, मतलब एक नॉर्मल लैंग्वेज में, देसी लैंग्वेज में इसको एक प्लेट बोल देते हैं, एक सेल को एक प्लेट बोल देते हैं। कहते हैं यार ये 12 प्लेट की बैटरी है, इसका मतलब उसने 12 सेल जोड़ दिए हैं। अब 12 सेल जोड़ देंगे तो वोल्टेज कितना आ जाएगा, 24। तो 24 वोल्ट की बैटरी बोल रहा है, तो उसमें प्लेट कितनी होंगी, 12। 6 प्लेट की बैटरी बोल रहा है, तो उसमें प्लेट कितनी होंगी, 3। 6 वोल्ट है ना। जैसे आपकी बाइक में जो बैटरी लगती है वो 6 के आसपास की लगती है, 4 या 6 वोल्ट की, ठीक है। कार में 12 वोल्ट के आसपास की लगती है। 24 वोल्ट की बैटरा होता है इन्वर्टर, जो 24 प्लेट का होता है लगभग, वो हमारा इन्वर्टर होता है। तो एक प्लेट में कितना है, 2 वोल्ट, तो जितना सीरीज में ऐड करते जाओगे, वोल्टेज एडिटिव प्रॉपर्टी है, ऐड होता चला जाएगा। तो सेकेंडरी बैटरी में एनोड कौन, पीबी रॉड, सॉलिड पीबी रॉड। सेकेंडरी बैटरी में कैथोड कौन, PbO2 का पेस्ट प्लस पीबी रॉड। इलेक्ट्रोलाइट कौन है, कंसंट्रेट H2S, सॉरी 38% डाइल्यूट H2SO4 सोल्यूशन, ठीक है। सेल रिएक्शन क्या होगी, पीबी PbSO4 में जाएगा, PbO2 भी PbSO4 में जाएगा। वोल्टेज कितना जनरेट करेगा, 2 वोल्ट का करेगा। ये हमारा बैटरी खत्म हो गया है। तो बैटरी क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इन ए सीरीज इज नोन एज बैटरी। चार्ज हो रहा है तो सेकेंडरी बैटरी, चार्ज नहीं हो रही है तो प्राइमरी बैटरी। प्राइमरी बैटरी में 2 एग्जांपल, ड्राई सेल, बटन सेल। सेकेंडरी बैटरी में 1 एग्जांपल, लेड स्टोरेज बैटरी, ठीक है। हाँ, इसमें पूछता है, उसका रीजन है क्योंकि आपसे ये पूछ सकता है इसमें से कौन सी रिएक्शन डिस्चार्ज रिएक्शन है, इसमें से कौन सी रिएक्शन चार्ज रिएक्शन। जितना भी मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, मतलब सब इंपॉर्टेंट ही पार्ट लिखा है, फर्जी पार्ट लिखा ही नहीं है, वो सारा इंपॉर्टेंट पार्ट ही लिखा है। तो जो भी बोर्ड में लिखा है इसका मतलब ये सब आपको आना चाहिए। हाँ बेटे, हाँ पूछो।
H2SO4 कहाँ है ये कह रहे हो ना? अच्छा बैठे बैठे बताता हूँ। देखो ये कंटेनर में जाएगा। अब इसका मैंने कंटेनर नहीं बनाया है, तो कंटेनर जैसे आपने ऐसे बनाया, तो एक रॉड ये लग गई, एक रॉड ये लग गई। अब ये जो इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट भरा है वो डाइल्यूट H2SO4 है। रॉड जो है कंटेनर में डाली जाएंगी और उस कंटेनर में इलेक्ट्रोलाइट भरा होगा, वो इलेक्ट्रोलाइट ये होगा। ये जो है ये सॉलिड वाला है, ये सॉलिड वाला है, मतलब एनोड वाला है, ऑक्सीडेशन हो रहा है ना ये। और ये पेस्ट है दूसरी वाली रॉड का जो इसमें जा रहा है। ठीक है, और कोई किसी क्वेश्चन? गुड। अब जरा देखो यार, प्राइमरी बैटरी हो गई, सेकेंडरी बैटरी हो गई, बैटरी तो हम लोगों ने निपटा ली। अब बच्चों ने कहा सर आप दो हेडिंग हमारी रह गई, कोरोजन और फ्यूल सेल। कोरोजन बच्चे कह रहे हैं कि नए वाले एनसीईआरटी में नहीं है। हाँ अच्छा, तो हम एक काम करते हैं, पढ़ लेते हैं। ठीक है, मान लो यार जरा सी चीज है और कोई बवाल काट दे तो फंस जाए हम लोग। अब मान लो उन्होंने कहा नहीं आएगा, तो अब हम है भी नहीं, तो इसलिए मैं दोनों पढ़ा देता हूं। और है कुछ नहीं यार, देखोगे वैसे ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो बताओ, देखो तो पहले फ्यूल सेल पढ़ा देते हैं, ये दोनों जगह है ना, तो जो पहले दोनों जगह है उसको पढ़ा देते हैं। फ्यूल सेल क्या होता है? देखो ये क्या काम करता है, होता क्या है, बहुत फर्जी सी चीज है, बहुत नॉर्मल सी चीज है। हम लोगों को लगा यार कि एनर्जी तो हम बहुत जल्दी जनरेट कर ले रहे हैं, थर्मल एनर्जी। आप किसी भी चीज को जलाओ थर्मल एनर्जी निकल रही है, मगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करना बहुत टफ है। किसी चीज को जलाना तो बहुत ईजी है ना? लकड़ी को जलाया तो भी एनर्जी निकल गई, कोयले को जलाया तो भी एनर्जी निकली, मगर वो एनर्जी स्टोर नहीं होती है, इसलिए जल गई तो खत्म हो गई। ऐसा थोड़ी ये लकड़ी आज जलाई है, इसकी एनर्जी मैं कल यूज करूंगा, ऐसा कहीं हो पाता है? जल गई तो जल गई। तो थर्मल एनर्जी स्टोर नहीं हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर होती है, आप देखो उसको यूज करते हो। तो ये हुआ कि यार ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट बनाओ, एक डिवाइस बनाओ जो थर्मल एनर्जी को डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे। जनरेट हुई, कन्वर्ट हुई, जनरेट हुई, कन्वर्ट हुई। तो फ्यूल सेल यही है। फ्यूल सेल क्या है? एक ऐसी डिवाइस है जो थर्मल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो ये क्या है? ये एक डिवाइस है, इट इज ए डिवाइस। क्या काम करता है? इन विच thermal energy of chemical reaction convert into electrical energy। ये एक ऐसी डिवाइस है जो थर्मल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, फ्यूल सेल। फ्यूल सेल क्या है? एक ऐसी डिवाइस है जिसका काम है थर्मल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। मतलब जैसे देखो, वाटर के एक मोल फॉर्मेशन में बहुत हाई एनर्जी रिलीज होती है। यदि आप वाटर का एक मोल फॉर्म कर रहे हो तो उसमें बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। हो सकता है ये डाटा सही हो सकता है ना भी हो, ध्यान रखना। 500 कुछ होती है, 536 या 40 ऐसे ही कुछ होती है। तो डाटा की हमें जरूरत भी नहीं है, मगर मैं लिख देता हूं। ये जो एनर्जी निकली इसी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा फ्यूल सेल। ये जो एनर्जी निकली इसी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है फ्यूल सेल। तो करता कैसे है, अभी इस चीज को बताते हैं कि यार ये काम हो कैसे रहा होगा, कि जो हमारी थर्मल एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कैसे कर रहा होगा। हमने ये वाली एग्जांपल क्यों लिखी है? क्योंकि ये हमारे सिलेबस में है। आपके सिलेबस में फ्यूल सेल है हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, नहीं तो मेथेन को कंबशन करा के भी हम फ्यूल सेल बना सकते हैं। क्योंकि फ्यूल सेल का काम क्या है? ये थर्मल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट। तो मेथेन का भी कंबशन करा सकते हैं कि मेथेन को जलाया, जो थर्मल एनर्जी बनी उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में वो कन्वर्ट करेगा। ठीक है, मगर हमने ये वाला एग्जांपल इसलिए उठाया क्योंकि ये हमारे सिलेबस में, तो हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। तो देखो हमारे सिलेबस में जो एग्जांपल है वो है हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। हाइड्रोजन
ऑक्सीजन फ्यूल सेल। ये हमारे सिलेबस में, ये एग्जाम्पल है इसका, डिफिनीशन तो वो है। अब ये काम कैसे करेगा, अब आपको ये बताता हूं। देखो यार, एक आपने कंटेनर ले लिया, ऐसे इधर ले लेते हैं, इसमें 3 पार्ट में डिवाइड कर दो, 3 चैम्बर बना दो। एक चैम्बर में भर दो हाइड्रोजन लिक्विड फॉर्म में, एक चैम्बर में भर दो ऑक्सीजन गैस लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि लिक्विड फॉर्म में स्टोर ज्यादा हो जाएगा, गैस फॉर्म में स्टोर कम होगा, लिक्विड फॉर्म में बहुत स्टोर हो जाएगा, है कि नहीं, इसलिए हम लोगों ने किया है, और कोई रोल मतलब वो नहीं है। अब मैंने लगाई इलेक्ट्रोड, ग्रेफाइट की रॉड, बीच वाले ग्रेफाइट की रॉड, ये 2 ग्रेफाइट की रॉड है, ये क्या है, इलेक्ट्रोड का काम कर रहे हैं। कभी कभी ग्रेफाइट लिख दिया जाता है, कभी कभी कार्बन लिख दिया जाता है, मगर दोनों एक ही चीज है। ये ग्रेफाइट की रॉड है, ठीक है, जो आपका एनोड और कैथोड का काम करेंगे, ऐसे। अब इसमें इलेक्ट्रोलाइट भर दिया जाता है, एल्कली सोल्यूशन इक्वस सोल्यूशन ऑफ KOH या NaOH, ऐसे। ठीक, अब देखो होता क्या है, अब हम लोग इसमें क्या है, एक होल करके रखते हैं, अब यहां से पास कराते हैं हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। आपको पता है यदि मैंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को डंप किया है तो हाई प्रेशर के थ्रू किया होगा, नहीं तो यार लिक्विड में क्यों जाएगा, नॉर्मल टेम्परेचर पे तो वो गैस है, तो लिक्विड में कैसे जाएगा, इसका मतलब हाई प्रेशर पे डंप किया। तो जैसे ही मैं यहां से रिलीज करता हूं तो वो गैस फॉर्म में आ जाता है, ये भी गैस फॉर्म में आ जाता है। अब क्या होता है, इनमें होता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन में क्या होगा, हाइड्रोजन में क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, ऐसे। अब ये किस में होगा, एनोड में। अब ऑक्सीजन में क्या होगा, रिडक्शन, ऐसे आप लोगों ने पढ़ा है। ये देखो, ये किस में होगा, कैथोड में होगा। अब इन दोनों को जब कंबाइन करोगे, क्यों, HN और OH एक साथ तो रुकेंगे नहीं, ये वाटर बना देते हैं, तो ये पूरी सेल रिएक्शन है, फाइनल सेल रिएक्शन हमारी ये है। अब इस सेल रिएक्शन से जो एनर्जी निकली उसको उसने इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। तो फाइनल सेल रिएक्शन हमारी ये होती है। इसका इलेक्ट्रोलाइट कौन होता है, KOH, और ये जो पानी बना है इसको यूज किया जाता है। ये ऐसा पानी है जिसमें वो नहीं है, मिनरल नहीं है, तो ये पानी पीने के काम में नहीं आता है। मगर आप लोगों ने सुना होगा कि रॉकेट का फ्यूल यही है, लिक्विड हाइड्रोजन लिक्विड ऑक्सीजन। तो रॉकेट का फ्यूल नहीं है, वहां फ्यूल सेल ही लगा होता है, वो यही काम कर रहा होता है, ठीक है। अब ये जो पानी बना यही पिया जाता है, मगर उसमें वो अलग से मिनरल मिला लेते हैं, इसमें कोई भी मिनरल्स नहीं है। आपने क्या बनाया है, HN और OH लेके तो वाटर बनेगा ना, और आपको पता है कि पानी में हमारे बहुत सारे आयंस होते हैं, तो वो यहां तो है नहीं, तो अपने साथ ले जाते हैं कंसंट्रेटेड फॉर्म में। ये जो पानी होता है ये किसी कंपार्टमेंट में स्टोर हो गया, क्योंकि फ्यूल सेल एक डिवाइस है ना, मैंने तो उतनी डिवाइस बताई जितनी अपने काम की है, नहीं तो ये तो बहुत बड़ा अभी बवाल होगा इसमें। भाई कन्वर्ट कर रहा होगा तो किसी ना किसी तरीके से तो कर ही रहा होगा। तो ये पानी स्टोर कर लेते हैं, बाहर निकालते हैं, इसमें अपना वो मिनरल मिलाते हैं, ठीक है, कंसंट्रेटेड फॉर्म में जो ले गए, और फिर वो पानी ऊपर पीते हैं। तो यही पानी पीने के यूज में आता है, मगर ये पानी हम लोग नहीं पी सकते। हम लोग तभी पी सकते जब हम इसमें भी अलग से मिनरल मिलाएं, ठीक है। तो ये देखो, तो फ्यूल सेल क्या होता है, फ्यूल सेल एक ऐसी डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। केमिकल एनर्जी कौन सी, थर्मल एनर्जी। फ्यूल सेल थर्मल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। हमारे सिलेबस में हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल है जो ऐसे काम करता है। अच्छा, इस फ्यूल सेल की इफिशियंसी कितनी है, ये फ्यूल सेल कितनी एनर्जी को कन्वर्ट करता है, तो इफिशियंसी है इसकी 70%। मतलब 100 जूल एनर्जी दोगे तो 70 जूल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, 30 जूल अपना ऐसे ही चली जाएगी बर्बाद, ठीक है ना।
अच्छा मान लो किसी ने कहा इफिशियंसी हमें कैलकुलेट करनी है, बच्चे हैं बेचारे, तो यदि किसी को इफिशियंसी कैलकुलेट करनी हो तो डेल्टा जी अपॉन डेल्टा एच इंटू 100। डेल्टा जी कहां से निकलेगा, ये सेल है तो इसका सेल पोटेंशियल दिया होगा, ये देखो, और डेल्टा एच ये है। तो ऐसा कर दोगे तो इफिशियंसी ऑफ सेल निकल आ जाएगी, इफिशियंसी ऑफ फ्यूल सेल निकल आएगी इस तरह से। तो देखो इफिशियंसी ऑफ फ्यूल सेल ऐसे निकाली जाती है। तो हमने क्या पढ़ाया, फ्यूल सेल क्या होता है, फ्यूल सेल वो डिवाइस है जो थर्मल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। हमें कौन सा एग्जांपल पढ़ना है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल पढ़ना है। ठीक है, कैसे पढ़ा जाता है, तो यार देखो हाइड्रोजन का हो गया ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का हो गया रिडक्शन, और ये मिलके क्या बनाएंगे, वाटर। ठीक है, और इसकी इफिशियंसी कितनी होती है, 70% होती है। इसमें इलेक्ट्रोलाइट कौन सा यूज किया जाता है, QH। अब जैसे मैंने रिएक्शन में इलेक्ट्रोलाइट दिखाया नहीं, मैंने क्या है रिएक्शन थोड़ी शॉर्टकट में लिखी है, नहीं तो ये रिएक्शन एक्चुअल में ऐसी होगी। ये वाली ऐसे लिखी जाएगी और 4 इलेक्ट्रॉन दिखाए जाएंगे ऐसे, इस तरह से चल रही होगी। और ये वाली रिएक्शन ऐसे लिखी जाएगी, ये वाली, वो मैंने बस दिखाई नहीं है, मक्कारी बस, ये ऐसे लिखी जाएगी। एक बार देखना कितने आए, 2 बैलेंस है, चेक करो एक बार, बैलेंस है बैलेंस। अच्छा कट्टम काट करोगे, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके कट्टम काट करना होगा। लाओ मैं पूरा बैलेंस कर देता हूं, इलेक्ट्रॉन भी तो बैलेंस करने हैं ना। रियलिटी में ये रिएक्शन ऐसी होती है। अब इसको जोड़ोगे तो यही आएगा। तो मैंने सीधा सेल रिएक्शन जोड़ के लिख दी, अलग अलग नहीं दिखाई है, अलग अलग ऐसे सिंपल फॉर्म में दिखाया है, रियलिटी में ये ऐसे लिखी जाएगी। अब देखो 4 इलेक्ट्रॉन का 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, जोड़ दिया 2 हाइड्रोजन, 4 OH एन 4 OH एन कैंसिल, 2 हाइड्रोजन O2, अब ये 2 वाटर है, इधर 4 वाटर है, तो उधर कितने बचेंगे, 2 वाटर, ये आ जाएगा लास्ट में ऐसे। तो रिएक्शन यदि हाफ रिएक्शन बिल्कुल परफेक्ट लिखनी है तो ये होता है। नहीं तो बच्चे सोच रहे होंगे कि सर इलेक्ट्रोलाइट का यूज तो कहीं दिखाया नहीं आपने, अब देखो खूब है, आराम से इलेक्ट्रोलाइट का यूज है ना। तो ये है फ्यूल सेल। तो फ्यूल सेल क्या होता है, फ्यूल सेल जो होता है थर्मल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है। अच्छा अभी मेरे को एक बच्चे ने बताया था नीचे, वो मैं बता देता हूं, किसी जगह पे हो सकता है, मैंने एक जगह कहीं लिखा है, एक बच्चे ने नोट्स दिखाए थे, यहाँ डेल्टा एच अपॉन डेल्टा जी लिख दिया है किसी जगह पे। हाँ तो उसमें चेंज कर लेना, हाँ किसी में है, क्योंकि मुझे नीचे बच्चे ने बताया। अच्छा वही है, तो हाँ तो मुझे याद आ गया, मैंने कहा बता दूं, इफिशियंसी ऑफ फ्यूल सेल डेल्टा जी अपॉन डेल्टा एच इंटू 100 करना, ठीक है, किसी एक बैच में हुआ है। हाँ अभी बच्चे ने मेरे को बताया था। हाँ बिल्कुल सही बात है, पूछो पूछो क्या पूछ रहे हो, कैसे पता चलेगा, वो तो वही रूल है अपना। भाई देखो हमारा फ्यूल सेल है, तो फ्यूल सेल में कंबशन कराया जाता है, यहां हाइड्रोजन का कंबशन कराया है मैंने। फ्यूल सेल का मैं बता देता हूं, फ्यूल सेल में रियलिटी में होता है कि फ्यूल सेल में हम मॉलिक्यूल का कंबशन कराते हैं, कंबशन से जो एनर्जी निकलती है उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। अब हाइड्रोजन का चाहे कंबशन बोलो चाहे इसको रिडॉक्स बोल दो, हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जब कंबशन यूज करूंगा तो बच्चे बवाल काट देंगे, कहेंगे यार इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हो कंबशन कहां से बोल रहे हो। तो हम लोगों ने इसको रिडॉक्स बोल दिया कि हाँ ये एक सेल रिएक्शन हो रही है। नहीं तो फ्यूल सेल में हमेशा कंबशन कराया जाता है। तो ये ऑक्सीजन को जलाया गया है, ए सॉरी हाइड्रोजन को जलाया गया है, हाइड्रोजन को जला के वाटर बना और जो एनर्जी निकली उसको हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट की। अब बात है लास्ट कोरोजन, अब उसको पढ़ लेते हैं। हाँ हाँ पूछते रहो।
पूछो पूछो। वाटर नहीं, वो वेपर फॉर्म में बनेगा। उस वेपर फॉर्म में बनेगा, उसको अलग स्टोर कर लेंगे, केवज के साथ नहीं बनेगा। अब देखो यार, कोरोजन क्या होता है, जरा कोई बताए। हाँ, जंग लगना और ऑक्सीडाइज हो जाना। बताओ भाई। देखिए, कोरोजन का मतलब क्या है, जरा देखो। मेटल जो होता है वो एटमॉस्फेयर की प्रेजेंस में मिनरल मिनरल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो होता है एक बहुत स्लो प्रोसेस होता है, और साथ साथ में स्पॉन्टेनियस होता है, अपने आप होता है। अब जरा समझना सब लोग। देखिए, यदि हमारे पास कोई मेटल सरफेस है, वो एटमॉस्फेयर की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होकर, ठीक है, मिनरल कंपाउंड बनाता है। तो बच्चे कहते हैं मिनरल कंपाउंड क्या है। मिनरल कंपाउंड का मतलब है, जब मेटलर्जी पढ़ी जाती थी तो मेटलर्जी में आता था कि जो एलिमेंट है वो किस फॉर्म में नेचर में स्टोर है, अर्थ क्रस्ट पे किस फॉर्म में है। तो अर्थ क्रस्ट पे मेनली जो एलिमेंट है वो या तो कार्बोनेट या सल्फेट या ऑक्साइड या हैलाइड, इनके फॉर्म में पाए जाते हैं। इन्हीं कंपाउंडों को मिनरल कंपाउंड कहते हैं। मतलब जब मेटल सरफेस एटमॉस्फेयर की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज हो रहा होगा, रिएक्शन करेगा, तो मिनरल कंपाउंड बनाएगा। मतलब या तो उसका ऑक्सीडाइज बनाएगा, ऑक्साइड बनाएगा, या उसका कार्बोनेट बनाएगा, या उसका सल्फेट बनाएगा, या उसका हैलाइड बनाएगा। वो आप ऑक्साइड इसलिए कह रहे हो क्योंकि आपने उसका एक एग्जांपल आपके सिलेबस में, रस्टिंग ऑफ आयरन कोरोजन नहीं है, एग्जांपल आप कोरोजन है। वो कोरोजन तो ये होता है, ये कोरोजन की डेफिनेशन है। अब उसका एक एग्जांपल हमारे सिलेबस में है, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो कोरोजन का मतलब क्या है? कोरोजन का मतलब है मेटल सरफेस एटमॉस्फेयर की प्रेजेंस में मिनरल कंपाउंड बनाएगा। वो मिनरल कंपाउंड ऑक्साइड भी हो सकते हैं, सल्फेट भी हो सकते हैं, कार्बोनेट भी हो सकते हैं, ठीक है, और हैलाइड भी हो सकते हैं। अब हमारे पास जो एग्जांपल है वो रस्टिंग ऑफ आयरन है, और ये स्पॉन्टेनियस है, मतलब अपने आप होगा, हमें कुछ नहीं करना है, वो अपने आप होता रहेगा, मगर बहुत स्लो प्रोसेस है। आयरन की रॉड आप लोगों के पास जब जंग लगती तो आप देखो उसमें महीनों लगते हैं। तो बहुत स्लो प्रोसेस होता है, अपने आप होता रहेगा, हमें कुछ नहीं करना है। अब इसी का एक एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं, तो वो एग्जाम्पल है हमारा रस्टिंग ऑफ आयरन। अब देखो ये एग्जाम्पल कैसे है, किस तरह से काम करता है। एक हमने ले लिया यार मेटल सरफेस, ये देखो, ये कोई आयरन का मेटल सरफेस है, आयरन रॉड है, चलो आयरन रॉड ही बना लेते हैं। अब जरा देखो बच्चों, यहां पे है Fe, ठीक है। अब देखना क्या होगा, और इधर एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है, कोलिजन होगी, वाटर वेपर की भी होगी, कार्बन डाइऑक्साइड की भी होगी, सल्फर डाइऑक्साइड की भी होगी, इनर्ट गैस की भी होगी, सबकी होगी, सब रॉड पे कोलिजन कर रहे हैं। अब होगा क्या, एक Fe ने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए, किसी Fe एटम ने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए। अब मान लो इसने छोड़ दिए, तो यार इस तरह से, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या है, सरफेस पे आ जाएंगे ऐसे। अब जब ये सरफेस पे आ गए तो ये क्या करते हैं, Fe डबल पॉजिटिव, और ये ऑक्सीजन और ये वाटर वेपर, ये मिलके क्या बना देते हैं, FeO बना देते हैं। जैसे ही इलेक्ट्रॉन छोड़ा, वो सरफेस पे आके पहले OH आयन बनाता है, वो OH आयन की प्रेजेंस में Fe2 पॉजिटिव कन्वर्ट हो जाता है FeO में। अब FeO क्या करता है, ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस में, और बना देता है Fe2O3। यही हमारा रस्ट होता है, और ये हाइड्रेटेड फॉर्म ऐसे लिखा जाता है, जबकि बनता FeO है,
मगर वो एटमॉस्फेयर की प्रेजेंस में फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है, क्योंकि ये +2 है, ऑक्सीडाइज होके +3 बना देता है। तो ये बन जाता है Fe3.XH2O, ये ब्राउन कलर का होता है। ये जो आपको यहां पे दिखाई देता है कि हाँ यार ये रस्ट बन गया है, तो ये देखो इधर रस्ट ऐसे बन जाएगा। Fe ये रस्ट, ठीक है, बस यही रस्टिंग ऑफ आयरन एग्जांपल है। तो कोरोजन क्या होता है? कोरोजन क्या है? मेटल का एटमॉस्फेयर की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होके मिनरल कंपाउंड बनाना, इसको कोरोजन कहते हैं। उसका एक एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या होता है? आयरन का कोई भी पार्टिकल हो या कोई भी रॉड हो या कोई भी टुकड़ा हो, उसमें Fe, एक आयरन से 2 इलेक्ट्रॉन निकले, वो सरफेस पे आए, सरफेस पे आने पर वो OH आयन बनाते हैं। वो OH आयन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में Fe2+ को कन्वर्ट कर देता है FeO में, वो फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाके Fe2O3.XH2O बना लेता है। ये Fe2O3.XH2O को ही रस्ट कहते हैं। ये ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट टाइप का होता है, मतलब सॉलिड टाइप का होता है, उसी को हम रस्ट बोल देते हैं। और ये एक स्लो और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, बहुत आराम 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 हो रहा होगा, महीनों भी लग सकते हैं, 15 दिन भी लग सकते हैं, 20 दिन भी लग सकते हैं। इसी एग्जाम्पल को रस्टिंग ऑफ आयरन बोलते हैं। रस्ट लगने से देखो प्रॉब्लम ये है कि जैसे रस्ट लगा तो वेट गेन होता है, सुनते रहना मेरी बात, वेट गेन होता है, मगर उसका मेटल से कनेक्शन ब्रेक हो जाता है, जिसकी वजह से वो रस्ट झड़ता रहता है। तो ओवरऑल वेट लॉस है, ऐसे वेट गेन हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपने ऑक्सीजन ऐड कर दिया है ना, ऑक्सीजन ऐड कर दिया, वाटर ऐड कर दिया, तो वेट बढ़ गया। मगर अब क्या होता है कि रस्ट गिरता रहता है, जिसकी वजह से उसमें वेट कम हो रहा है, केमिकली वेट गेन हो रहा है, रिएक्शन में वेट गेन हो रहा है। हाँ, वैसे वो क्या है कि उसके साथ मेटालिक बॉन्ड वीक हो जाते हैं, तो मेटालिक बॉन्ड वीक हो गए क्योंकि एक अलग तरह का कंपाउंड बन गया, इसका मेटल के साथ कोई लेना देना है नहीं, तो ये क्या है, ये मॉलिक्यूल अपना झड़ता रहता है, जिसकी वजह से आपको लगता है कि यार वेट लॉस हुआ है, केमिकली वेट गेन है। क्यों? मास नाइदर भी क्रिएट नॉर भी डिस्ट्रॉय। यदि एटम ऐड हो गया है तो मास तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, कुछ बाहर तो जा नहीं रहा है। अब बस हाँ, नहीं, ये प्रोसेस इतना स्लो होता है कि इसके रेट को आप मेजर ही नहीं करते हो, बहुत ही स्लो रेट से जब कोई रिएक्शन होगी तो उसके रेट को मेजर नहीं करते। आरटीएस जो होता है वो मॉडरेट रिएक्शन का है ना, ये तो महीनों में खत्म होती है। अब देखो कल हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर चालू करेंगे, आज शाम कहां पे इसके कल परसों कराएंगे शाम को, सिर्फ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कराएंगे। आज आज शाम को लिक्विड सोल्यूशन और केमिकल काइनेटिक्स के RQSD कराएंगे, और कुछ अलग क्वेश्चन, कुछ QSD। और कल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 6 बजे, 6 बजे कल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के। और यहां पर हाँ रख लो, कोई नहीं, मेरे पास एक है। और यहां पर हम लोग क्या करेंगे, कोई 2 दिन सेलेक्ट करेंगे बीच में, सुबह शाम तक सिर्फ एक 11, सुबह शाम तक एक बार 12, कोई 2 दिन कभी, जब आप लोग आराम से थोड़ा सिलेबस खत्म कर लो, कि जैसे अब मेरा हो गया, फिर और इनऑर्गेनिक का कह रहे हो वो हो जाए, तो फिर एक दिन 2 दिन के लिए आएंगे, एक दिन 11 पूरा, एक दिन पूरा 12, कुछ नहीं करना है, बस खड़े हो जाना है। दोनों लोग जब तक नहीं थकते हैं तब तक क्वेश्चन कराएंगे, ब्रेक ले लेके 2-3 घंटे पढ़ाया, फिर ब्रेक लिया, फिर 2-3 घंटे क्वेश्चन कराओ, सिर्फ क्वेश्चन ही कराएंगे।